हमने बात किया कल, दिस इज द स्पाइनल कोड। सो वन मोर टाइम, सिंपल वे में फिर से देख लेते हैं एक बार। हमने बात किया कल, दिस इज द स्पाइनल कोड एंड दिस इज द लेवल T6। As the sympathetic flow is arise from the upper part of above the T6, sympathetic flow कहां से आता है? T6 या उसके upper part से आता है। इसलिए sympathetic stimulation होने के लिए इंजरी का जो हम बात कर रहे हो T6 के ऊपर होना चाहिए। वो छोड़, आपको बस इतना याद रखना है कि autonomic dysreflexia कब होगा। तो आंसर क्या लिखना है? It only present when person is having in spinal cord injury at the level of T6 or above the T6 रहेगा। नेक्स्ट थिंग जो हमने बात की, इसके स्टिमुलेट करने के फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं? ट्रिगर फैक्टर टू स्टिमुलेट द ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया। तो हमने इसमें दो याद रखने आपको, वन इज ब्लेडर डिस्टेंशन एंड सेकंड वन इज बाउल डिस्टेंशन। दीज आर द टू फैक्टर जो आपको क्या कर सकते हैं, ट्रिगर कर सकते हैं इस रेस्पॉन्स को। और इसमें भी सबसे कॉमन क्या है? ब्लेडर डिस्टेंशन, जो सबसे ज्यादा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो फॉर एग्जांपल इस पर्सन का जो ब्लेडर है वो किसी भी वजह से ड्यू टू एनी रीजन ये डिस्टेंड हो गया, द पर्सन इज सफरिंग विद ब्लेडर डिस्टेंशन बिकॉज ऑफ एनी रीजन लाइक एनी ऑब्स्ट्रक्शन और एनी अदर कंडीशन, किसी भी वजह से ब्लेडर डिस्टेंड हो गया। नाउ इफ द ब्लेडर इज डिस्टेंडेड देन व्हिच सिस्टम विल स्टिमुलेट? सिंपैथेटिक, यस और नो? इस सिंपैथेटिक मैसेज जो यहाँ के न्यूरॉन है ये कहाँ लेके जाएंगे? ब्रेन के पास लेके जाएंगे और ब्रेन को मैसेज देंगे कि ब्लेडर डिस्टेंड हो रहा है। फर्स्ट ये जाएगा आपके जो मिक्चुरेशन सेंटर है सैक्रल के अंदर, S2 S3 S4, फिर वहां से ब्रेन के पास, फिर वापस आएगा, फिर ये बोलेगा कि अपने स्फिंक्टर इंटरनल स्फिंक्टर को रिलैक्स करो, रेक्टस मसल को कॉन्ट्रैक्ट करो, यूरिन पास हो जाएगा। नॉर्मल ऐसे यूरिन होता है। व्हेन दिस मैसेज ट्रैवलिंग फ्रॉम ब्लेडर टू द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, इट रीच हियर, यहां पहुंचेगा और यहां पे कनेक्शन क्या हो गया इसका? कट, कनेक्शन कट हो गया। सो दिस सिंपैथेटिक मैसेज विल नॉट रीच इन द ब्रेन। और जब ब्रेन में नहीं पहुंचेगा तो ब्रेन को पता ही नहीं चलेगा कि ब्लेडर डिस्टेंडेड है और वो यूरिन पास नहीं करवाएगा। This distension of bladder lead to stimulation of sympathetic system in which part of the body? Lower part of the body. Upper part को पता ही नहीं, नीचे sympathetic stimulate हो रहा है क्योंकि बीच का कनेक्शन क्या हो गया? कट हो गया। When the sympathetic system stimulated in the lower part of the body, the vessels present in the lower part of the body will undergo constriction. So due to the stimulation of sympathetic system, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होगा? Vasoconstriction. When vasoconstriction is there, जो मैंने कल भी बताया था, maximum amount of venous blood present in which part of the body? Lower part of the body. And due to the vasoconstriction, that blood will move in the upper part toward the heart side and the venous return will increase. So this severe vasoconstriction lead to increase the venous return. यहाँ पे आपका जो venous return है वो क्या होगा? Increase होगा, increase venous return. Venous return जब increase होगा, then उसकी वजह से cardiac output भी क्या होगा? Increase. Cardiac output increase तो BP क्या हो जाएगा? Suddenly increase हो जाएगा. And this is the most important thing जो इस disease में हमें ध्यान रखना है. Problem जो सबसे बड़ी है वो यही है, BP वाली. Person will have a severe hypertension in the upper part of the body. And in response of this, in lower part person will have hypotension. इधर क्या हो जाएगा? Hypotension. ऊपर क्या हो गया? Hypertension. फिर यहाँ तक पहला पॉइंट, पहला सिम्टम कैसे होगा? स्पाइनल कोड कट होने की वजह से सिंपैथेटिक फ्लो का मैसेज ब्रेन तक नहीं पहुंचेगा और ब्रेन रिलैक्स स्फिंक्टर को रिलैक्स करने का मैसेज नहीं देगा और उसकी वजह से लोअर पार्ट में सिंपैथेटिक स्टिमुलेटेड ही रहेगा, वो डिस्टिमुलेट नहीं होगा और उसकी वजह से वेसोकंस्ट्रिक्शन कांस्टेंटली प्रेजेंट रहेगा, सारा ब्लड कहां पहुंचेगा? अपर पार्ट में, उससे बीपी क्या हो जाएगा? सीवियरली इंक्रीज। दिस इज द फर्स्ट थिंग जो आपको याद रखना है। इन दिस पार्ट ब्लड इज रिड्यूस्ड, ब्लड कम हो जाएगा, उसकी वजह से सम टाइम पर्सन विल हैव साइनोटिक सिम्पटम इन द लोअर पार्ट। यहां पे क्या हो जाएगा? साइनोटिक सिम्पटम, ब्लड कम होगा नीचे, अपर पार्ट में ब्लड ज्यादा है। दिस इंक्रीज ब्लड सप्लाई विल लीड टू, जब ये हार्ट के पास ज्यादा ब्लड आएगा, बीपी इंक्रीज होगा, तो हार्ट क्या बोलेगा ब्रेन को कि ब्लड प्रेशर बहुत इंक्रीज हो रखा है, मेरे ऊपर बहुत लोड है। सो आप क्या स्टिमुलेट करें? पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेट करके वेसल्स को क्या करना है? डायलेट करना है। सो थोड़ा मेरा लोड कम होगा, हार्ट रेट विल डिक्रीज और बीपी विल रिड्यूस। देन बिकॉज़ ऑफ दिस इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर, आवर ब्रेन विल स्टिमुलेट व्हिच सिस्टम? पैरासिम्पैथेटिक इन अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। नाउ दिस पैरासिम्पैथेटिक विल आल्सो ट्राई टू गो डाउन साइड, ये भी नीचे जाने की कोशिश करेगा, बट व्हेन इट रीच हियर, यहां पे एंड हो जाएगा, नीचे पहुंच नहीं सकता क्योंकि यहां पे कनेक्शन कट है। तो इसके ऊपर पार्ट में कौन सा स्टिमुलेट हो गया? पैरासिम्पैथेटिक, नीचे पार्ट में सिंपैथेटिक। दिस पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन लीड टू बीपी जो इंक्रीज हो रहा था उसकी वजह से स्टिमुलेट हुआ और उसकी वजह से वासोडाइलेशन होगा, वासोडाइलेशन लीड टू अ वेरी इंपॉर्टेंट सिम्पटम व्हिच इज नोन एज फ्लशिंग फेस, फ्लशिंग फेस। उसके अलावा एक्सेसिव स्वेटिंग, टाइफोरेसिस, स्वेटिंग, सीवियर हेडेक। सो ये कुछ सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे जो अभी हम आज पढ़ेंगे इसमें। एंड दिस कंडीशन इज नोन एज ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया। क्लियर हुआ? कुछ अपने आप से सोच के इंप्लीमेंट करके आप देखोगे तभी समझ में आएगा अपने ऊपर इंप्लीमेंट करके कि ऐसा हो रहा है, नीचे से ऊपर मैसेज आता है, सिंपैथेटिक बंद होता है, लेकिन यहाँ बंद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कनेक्शन नहीं है। ऊपर से मैसेज आ रहा है लेकिन नीचे नहीं पहुंचा है, बीच में कनेक्शन क्या हो गया? कट। और उसकी वजह से जो ऑटोनॉमिक सिस्टम है उसमें रिफ्लेक्सेस अबनॉर्मल हो गए, ऊपर अलग चल रहा है, नीचे अलग चल रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया। मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? ब्लड प्रेशर का मैनेजमेंट। और उसके लिए एक ही मैनेजमेंट, प्राइमरी मैनेजमेंट, पहला मैनेजमेंट को क्या करेंगे? पोजीशन, गिव द हाई कॉलर सिटिंग पोजीशन इमीडिएटली टू द पेशेंट, सो ब्लड जो है नीचे की तरफ जाएगा और उससे क्या होगा? बीपी कम होगा। क्लिनिकल सिम्टम्स, सीवियर प्रोफाउंडिंग हेडेक विद paroxysmal hypertension. व्हाट इज paroxysmal hypertension? proximal क्या होता है? proximal, paroxysmal है? व्हाट इज paroxysmal hypertension? नहीं पता? paroxysmal hypertension, बीपी बढ़ेगा, ऑब्वियसली बढ़ेगा, बहुत ज्यादा बढ़ेगा। और यहाँ पे एक टर्म यूज किया इन्होंने, paroxysmal hypertension। कोई मीनिंग नहीं किसी को, आपको लिखने में पड़ा है? सब किसमें लगे पड़े हैं? लिखने में। लिख लो, लिखना इंपॉर्टेंट है, लिख लो। मैं आपको रोजाना कुछ ना कुछ पढ़ के आने के लिए बोलता हूँ, आप लोग पढ़ते ही नहीं हो। पढ़ते हो?
एक एक टर्म्स जो आपको दी जाती है आप पढ़ा करो घर पे जाके, उससे कुछ यूज होगा, समझ में आएगा। मैंने 3 टर्म्स उस दिन बताई थी, एनोट्रोपिक, क्रोमोट्रोपिक, ऑनोट्रोपिक, पढ़ा आपने घर जाके? अभी तक भी आदों को पता ही नहीं कौन सी टर्म थी सर। है तो आज भी आपको क्या पढ़ना है, व्हाट इज पैरोक्सिमल हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन तो पता ही है आप सबको, बट व्हाट इज पैरोक्सिमल हाइपरटेंशन। नेक्स्ट, प्रोफ्यूज डाइफोरेसिस, स्वेटिंग, बहुत ज्यादा स्वेटिंग होगी, ब्लड बहुत ज्यादा आ रहा है अबाउट द स्पाइनल लेवल ऑफ द लीजन, मोस्ट ऑफन द फोरहेड, नोजिया, नेजल कंजेशन एंड ब्रेडिकार्डिया, सीवियर ब्रेडिकार्डिया, हॉट एंड फ्लशिंग अबाउट द लीजन, ऊपर पूरा का पूरा फ्लशिंग, और ब्लड सप्लाई जब इंक्रीज होगा अपर पार्ट में तो टेंपरेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज। ब्लड का टेंपरेचर बॉडी टेंपरेचर से ज्यादा होता है, नहीं होता है, और उसकी वजह से अपर पार्ट में वार्मनेस, लोअर पार्ट में कोल्डनेस, नीचे ठंडा ऊपर गर्म, ऊपर पूरा रेड रेड नीचे ब्लू ब्लू, ऊपर हाइपरटेंशन नीचे हाइपोटेंशन। सो ऐसे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। दिस इज द क्लासिकल प्रेजेंटेशन ऑफ ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया। मैनेजमेंट के अंदर पहला मैनेजमेंट तो है पोजीशन, जो हमने बात कर लिया ऑलरेडी। पोजीशन के साथ साथ में सेकंड मैनेजमेंट जो आपको करना है वो करना है अकॉर्डिंग टू कोज, जो भी कोज है उसको इमीडिएटली वहां से हटाना है। कोज में हमने दो ही पढ़े यहाँ पे मेन, तो आइदर स्किन सॉरी ब्लडर रिलेटेड प्रॉब्लम और रिलेटेड टू बाउल रिलेटेड प्रॉब्लम, बाउल। सो ब्लडर के अंदर डिस्टेंशन है तो उसका कोज आइडेंटिफाई करें, लाइक इंटेस्ट सॉरी कैथेटराइज्ड है तो कैथेटर किंग को रखा उसको सीधा करें, ऊपर है नीचे करें, या अदर कोई भी रीजन है उसको ट्रीट करें। पेशेंट इज अगर आपका कैथेटराइज नहीं है तो उसको कैथेटराइज करें। एंड बाउल के अंदर अगर स्टूल इंपाक्शन हो रखा है तो उसको फिर हमें फिंगर, ग्लव फिंगर के साथ में रिमूव करना पड़ेगा, तो वो करें और उसको इमीडिएटली रिमूव करें, वहां से हटाएं ताकि प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाए। तो इसके अंदर यही मैनेजमेंट है। फिर भी अगर बीपी सीवियर बीपी डिक्रीज नहीं होती है तो फिर आपके पास एक ही ऑप्शन से आप क्या देंगे, एंटी हाइपरटेंसिव प्रोवाइड करके अपर पार्ट के अंदर कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करने के लिए हम एंटी हाइपरटेंसिव देंगे। दे विल कॉज कॉम्प्लिकेशन इन लोअर पार्ट, पहले ही बीपी कम है नीचे और ज्यादा प्रॉब्लम करेगा, बट ऑप्शन नहीं है हमारे पास। अपर पार्ट में जो हाई ब्लड प्रेशर है वो ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है कंपेयर टू लोअर पार्ट, सो इसलिए बीपी अगर नहीं होता है ठीक तो लास्ट में क्या करना है, एंटी हाइपरटेंसिव। नेक्स्ट मैनेजमेंट, द पेशेंट इज प्लेस्ड इमीडिएटली इन सिटिंग पोजीशन टू लोअर द ब्लड प्रेशर विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी। रैपिड असेसमेंट इज परफॉर्म टू आइडेंटिफाई एंड एलिविएट द कोज, एलिविएट करना यानी हटाना कोज को। The bladder is emptied immediately via a urinary catheter. अगर फोलिस कैथेटर नहीं है, यूरिनरी कैथेटर नहीं है, तो आप कैथेटर डाल के एम्प्टी करना है, इमीडिएटली उसको खाली करना है ताकि प्रॉब्लम्स को आप सोल्व कर सकें। एंड अगर फोलिस लगा हुआ है तो उसको चेक करना है। If an indwelling catheter is not patent, it is irrigated or replaced with an another catheter. So sometime catheter block हो सकता है because of any type of clot formation or any other कोई भी मटेरियल से ऑब्स्टेक्ट हो गया तो उसको रिमूव करें या इरिगेट करके उसको क्लियर करें। अगर नहीं हो रहा तो चेंज करें, न्यू कैथेटर पुट करें, और किंकिंग है तो उसको रिमूव करें, हाइट को चेक करें। सो ये सारा आपको देखना है प्राइमरी मैनेजमेंट का। ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया प्राइमरली मैनेज बाय द नर्स ओनली, नर्स का ही काम है पूरा मैनेज करना, प्रिवेंट करना। प्रिवेंशनल मैनेजमेंट ही यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट होता है, तो आप ही का पूरा रोल है यहाँ पे, ड्रग का कोई रोल नहीं है। सो इसलिए आपको पेशेंट को पूरी तरह से अच्छे से केयर करनी होगी, ध्यान रखना होगा यहाँ पे। मोस्ट प्रोबेबली आज जो है हम इस सिस्टम को कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद एक ही कंडीशन बचा है, वो है वेरियस सिंड्रोम ऑफ स्पाइनल कोड इंजरी के अंदर, एंटीरियर कोड, लेटरल कोड, सेंट्रल कोड, पोस्टीरियर कोड सिंड्रोम। सुने हैं? सुने हैं? नहीं सर। सो ये एक सिंड्रोम के बारे में बात करेंगे और आपका सिस्टम जो है आज हम बाइंड अप कर देंगे। हाइड्रोसिपेलस पढ़ा है सर ने पीडियाट्रिक में? पढ़ा दिया? पीडियाट्रिक पढ़ा दिया? तब कैसे पढ़ाएंगे फिर? हाँ, जब पीडियाट्रिक ही नहीं पढ़ाया तो कैसे पढ़ाएंगे? पहले किसी ने पढ़ा पीडियाट्रिक? उनको पढ़ाया है तो वापस पढ़ाएंगे, मतलब नए वालों को जो पढ़ाएंगे तब। हाइड्रोसिपेलस बेसिकली इज द डिसऑर्डर व्हिच इज मेनली प्रेजेंट इन पीडियाट्रिक। एडल्ट तक पहुंचते पहुंचते बच्चे की डेथ हो जाती है, वहां तक पहुंचता ही नहीं है, इसीलिए पीडियाट्रिक में पढ़ाएंगे हाइड्रोसिपेलस सर जो है। बाकी अगर टाइम बचेगा तो हम देख लेंगे, डोंट वरी, शॉर्ट में मैं बता दूंगा भले अगर टाइम बचता है तो। लिख लिया? मूव करें। मैनेजमेंट क्या करना है, प्राइमरी मैनेजमेंट, इमीडिएट मैनेजमेंट, पोजीशन, कौन सा पोजीशन, इमीडिएटली गिव द सिटिंग पोजीशन, बिठा दो तुरंत, उसको हाइड अप कर दो, तुरंत बिठा देंगे। उसके बाद में नेक्स्ट इज कोज को आइडेंटिफाई करना है कि किस वजह से ये हो रहा है, ब्लडर से रिलेटेड, बाउल से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करके उसको सोल्व करें, हटाएं प्रॉब्लम को। इफ द रेक्टम इज एग्जामाइन फॉर फीकल मास, रेक्टम को देखना है, फीकल मास को देखना है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट होता है, अगर आपने फिंगर फुट का इंसर्ट करके उसको रिमूव करने की कोशिश किया तो फिंगर इंसर्ट करने की कोशिश, रेक्टम में फिंगर इंसर्ट करने से और ज्यादा स्टिमुलेशन मिलेगा, और जब स्टिमुलेशन होगा तो और ज्यादा ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया स्टिमुलेट होगा। सो उस स्टिमुलेशन को प्रिवेंट करने के लिए पहले लोकल एनेस्थेटिक अप्लाई करना है, सो पर्सन को वो स्टिमुलेशन ना फील हो। ये लिखा हुआ यहाँ पे, इफ वन इज प्रेजेंट, अगर कोई ऐसा फीकल मास प्रेजेंट है, टॉपिकल एनेस्थेटिक एजेंट जो हम यूज करते हैं यहाँ पे लिग्नोकेन, लिग्नोकेन 2% जेली जो आती है, जो पोलिस कैथेटर डालते टाइम हम यूज करते हैं, लॉक्स जेली 2% वो आप पुट करेंगे बिफोर 10 to 15 मिनट्स बिफोर द मास इज रिमूव, मास को निकालने से 10 से 15 मिनट पहले जेली अप्लाई करनी है, सो उसका इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा, और उसके बाद आपको फिंगर के थ्रू जो फीकल मास है उसको आउट करना है।
द स्किन इज एग्जामाइन, कल पढ़ाया था मैंने, स्किन की वजह से भी हो सकता है, तो स्किन में देखना है, एग्जामाइन फॉर एनी एरिया ऑफ प्रेशर, इरिटेशन और ब्रोकन स्किन। तो ट्यूसडे का पेपर से पहले हमारे सब कुछ कंप्लीट हो गया है, और हमने जो लास्ट एग्जाम में आपको दिए थे वो थे सिर्फ 2 ही टॉपिक, पार्किंसन एंड हेड इंजरी के एमसीक्यूज दिए थे। उसके बाद जो डिजीज पढ़ाई थी मैंने, लाइक माइस्थेनिया ग्रेविस, लिम्बर्ट सिंड्रोम, गुलेन-बेरे सिंड्रोम, मल्टीपल स्क्लेरोसिस एंड बेल्स पाल्सी, ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया, स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड इंजरीज जो हम पढ़ रहे हैं। और अभी लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था कल? कल क्या पढ़ा था? जीबीएस एंड मल्टीपल स्क्लेरोसिस। और अभी पढ़ लेंगे आज हम स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। इतना सारा मैं पढ़ा दूंगा, पढ़ा दिया है मतलब लगभग तो, और वो सारा आपको क्या करना है, टेस्ट में पढ़ के आना है। कल हम स्टार्ट कर देंगे एक नया सिस्टम, नया टॉपिक। और क्या पढ़ेंगे कल? ऑन्कोलॉजी भी पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे। लिख लिया, मूव करें। ट्यूसडे 9:20 को है, ट्यूसडे 20 को होगा पेपर आपका, ट्यूसडे पेपर। तो पढ़ाई करें, पढ़ते रहें, घर वर नहीं जाना है। रक्षाबंधन इधर ही है, यही बांध लेना आप, रक्षाबंधन जो भी बांधना है, पढ़ाई करनी है, और एग्जाम के बाद जाके बांधना कोई नहीं। यस, मूव करें। नेक्स्ट, मैनेजमेंट, जो आपका हम बात कर रहे थे बीपी वाला मैनेजमेंट। इफ these measures do not relieve the hypertension and excruciating headache, anti-hypertensive medication may be prescribed and given slowly by the IV route. Slowly इसलिए देनी है because in lower part of the body already person is having hypertension. If you give fast infusion of this drug, then it will cause more severe decrease in the blood pressure in lower part and उससे ज्यादा complications होगा, तो धीरे धीरे प्रोवाइड करनी है। This is the मैनेजमेंट। लास्ट पार्ट बचता है नर्सिंग मैनेजमेंट। क्या है नर्स आपका रोल है इस डिजीज में? ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया, क्या रोल है? सो लास्ट एग्जाम में जो क्वेश्चन आए थे टू से नॉर्सेट 5 के अंदर, एक तो था पेशेंट इज हैविंग सीवियर, पहले इंजरी का लेवल दिया होता, पेशेंट इज सफरिंग विद स्पाइनल कॉर्ड इंजरी एट द लेवल ऑफ T4 एंड नाउ द पेशेंट इज सफरिंग विद सिम्टम्स दिए थे, सीवियर हाइपरटेंशन, ब्रेडिकार्डिया, प्रोफ्यूज स्वेटिंग, ऐसे सिम्टम्स थे। और उसमें पूछा था नाउ व्हाट इज द इनिशियल नर्स मैनेजमेंट। सो आपका नर्स का क्या मैनेजमेंट होगा? तो आंसर शुड बी इमीडिएटली प्लेस द पेशेंट इन हाई फाउलर और सिटिंग पोजीशन, जो भी ऑप्शन में दिया है। उसके साथ एक और क्वेश्चन ऐसा ही था जिसमें सिम्टम ये लिखे थे, पूछा था पेशेंट इज सफरिंग विद व्हिच प्रॉब्लम। आंसर शुड बी द ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया। और ये क्वेश्चन था जिसमें पूछा था कि व्हाट इज द ट्रिगर फैक्टर फॉर दिस कंडीशन। ऐसे ही सिम्टम्स थे और आपसे पूछा था ट्रिगर मोस्ट कॉमन, तो आंसर वहां पे था ब्लडर इज द फर्स्ट वन। ब्लडर याद रखना है, बाउल आंसर नहीं देना है, दोनों ऑप्शन में थे। इसलिए ये 3 क्वेश्चन नॉर्सेट 5 में आए थे इस डिजीज से रिलेटेड। अगला है नर्सिंग मैनेजमेंट। अरे लास्ट उसमें लिखना है गिव एंटी हाइपरटेंसिव अगर बीपी कम नहीं होता है तो। बस क्या लिखोगे इतना सारा का सारा, ये ईजेएमआर भी वही लिखना है, एक भी वर्ड आपकी मर्जी से नहीं लिखना है। If these measures do not relieve the hypertension and excruciating headache, बहुत ज्यादा सीवियर हेडेक सहन नहीं कर पाने वाला, तो फिर क्या करना है? एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन में बी प्रिस्क्राइब्ड एंड गिवन स्लोली बाय द आईवी रूट। ये आपके नर्सिंग मैनेजमेंट वाले काम दिख रहा है। पेशेंट जिसको T6 या अबव T6 इंजरी है, तो उसके बेड साइड पे क्लियरली मेंशन करना है कि पेशेंट इज हैविंग हाई रिस्क फॉर डेवलपिंग ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया, ताकि जो भी वहां पे आएगा वो ध्यान रखेगा कुछ भी करने से पहले। So the medical record is labeled with a clearly visible note about risk of autonomic dysreflexia. The patient is instructed about the prevention and management measures. पेशेंट को बोलना है क्या क्या प्रॉब्लम से या क्या क्या करने से ऐसा हो सकता है, यानी कैथेटर किंग करने से या यूरिन पास नहीं करने से, स्टूल पास नहीं करने से ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप टाइम टू टाइम क्या करें? यूरिन पास करें, स्टूल पास करें, होल्ड करके नहीं रखना है। Any patient with a lesion about T6 segment is informed that such an episode of possible and may occur even many year after the injury also. So जितने भी पेशेंट जिनको T6 क्या उसके अबव पार्ट में इंजरीज है, तो उनको आपको बता के रखना है कि ऐसा कभी भी हो सकता है। ये नहीं कि आप ठीक हो गए तो अब नहीं होगा, बाद में भी कभी भी हो सकता है। और इसीलिए आप इन सारी थिंग्स को अपने आप में अवॉइड करें, प्रिवेंशन रखें और इन प्रॉब्लम से बचते रहें। दिस इज द नर्सिंग मैनेजमेंट फॉर ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया एंड दिस इज द एंड ऑफ ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया। नेक्स्ट डिजीज जो है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। तो मैंने आपको बोला था घर पे स्पाइनल कॉर्ड पढ़ के आने के लिए। कौन कौन नहीं पढ़ के आया? मुझे पता है सब पढ़ के आए, यू आर सो इंटेलिजेंट। बस आप लोग बताओगे नहीं बिकॉज यू डोंट वांट टू शेयर योर नॉलेज विद मी। यस और नो? पढ़ा है तो बहुत अच्छे से समझ आएगा, और नहीं पढ़ा है तो कुछ समझ नहीं आएगा। पहले ही मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। और एक और थिंग, ये जो सिंड्रोम होता है, एंटीरियर कॉर्ड सिंड्रोम, पोस्टीरियर कॉर्ड सिंड्रोम एंड सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम एंड ब्राउन सिक्वार्ड सिंड्रोम, बस ये सिंड्रोम ही पढ़ने में आते हैं। बाकी इनके अंदर क्या लिखा हुआ है वो बुक से कभी नहीं पढ़ा जाएगा। आप भले आज जाके कोशिश कर लेना या पढ़ने के बाद में भी कुछ पता नहीं चलेगा। समझ में आएगा जब आप पढ़ के आए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करें। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, लास्ट डिजीज ऑफ आवर लास्ट कंडीशन ऑफ आवर नर्वस सिस्टम। इट इज नॉट डिजीज, इट्स एन कंडीशन। ऑनलाइन कोई देख नहीं रहा है या कमेंट नहीं कर रहे? कमेंट करो भाई।
डर लग रहा है इनको। लिख लिया, मूव करें। नेक्स्ट, स्पाइनल कोड इंजरी। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कोड पढ़ा है? हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कोड, कॉलम ऑफ द स्पाइनल कोड। यस, मूव करें। नेक्स्ट, स्पाइनल कोड इंजरी, SCI। स्पाइनल कोड इंजरी मोस्ट कॉमन सीन इन यंग एडल्ट मेल, नियर टू 50% केसेस। और इसका रीजन एज लाइक हेड इंजरी, जो हमने हेड इंजरी पढ़ा था, सेम थिंग यहाँ भी है। जो भी वर्किंग पॉपुलेशन है या फिर जो एक्सीडेंट होते हैं, जो सबसे ज्यादा जहाँ पे ड्राइविंग जो भी करते हैं, वो सारे कौन से पर्सन होते हैं? यंग होते हैं, और स्पेसिफिकली मेल पर्सन इज हैविंग मोर चांस फॉर दिस प्रॉब्लम, क्योंकि वही ड्राइविंग कर रहे होते हैं, वही ज्यादा ये सारी चीज जो आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज एज ग्रुप, तो 16 to 30 इयर्स, यही एज होती है जब खून थोड़ा गरम गरम होता है और कारनामे करने का उनको दिखता है कि आप कारनामे करें, नदी बह रही है उसमें कूद जाएं, बाइक पे स्टंट करें, करते हैं, कार में मुंह निकाल के वीडियो बनाए, पता नहीं फिर बाद में मुंह वहां दिखेगा, कार उधर दिखेगी, होता है सही। सो सबसे ज्यादा जो इंसिडेंट्स होते हैं, ये हाईएस्ट इंसिडेंट्स यंग मेल में देखने को मिलता है, क्योंकि वो ज्यादा इन चीजों में इन्वॉल्व रहता है। इसका सबसे आगे कॉमन कोज भी हम पढ़ेंगे, तो सबसे कॉमन कोज आरटीआई होता है, हेड इस इंजरी का। नेक्स्ट, ओल्ड एज है, तो वहां पे लोग घर पे रहते हैं, बच्चे हैं वो भी घर पे रहेंगे, और फीमेल की बात करें तो वो ज्यादा ड्राइविंग नहीं करती है, ड्राइविंग मेल पर्सन ही कर रहा होता है, तो उसमें ज्यादा चांसेस होते हैं, तो वो रिस्क है मेल के अंदर ज्यादा इंजरी के। नेक्स्ट, लिख लिया, कोज। मोस्ट कॉमन कोज इज आरटीए, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट और आरटीए। द मोस्ट कॉमन कोज फॉर दिस स्पाइनल कोड इंजरी इज आरटीए और रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। जब हम आरटीए की बात करते हैं, तो आरटीए होने का चांसेस बहुत ज्यादा है वैसे ही, क्योंकि हमारी रोड जो है वो इतनी अच्छी है, आप स्लिप हो जाओगे, इतनी स्लिपरी रोड्स है, पता ही नहीं चलेगा कब स्लिप हो जाएंगे। अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले एक आरटीए हुआ था, जो आपने पढ़ा होगा, फीमेल एज इज आई थिंक 25 और 24 ईयर, पता नहीं कितना था, लगभग इतना ही था, इन बाड़मेर, बाड़मेर से थी ऑलरेडी, बहुत पैसे थे उनके पास, बिजनेसमैन, बहुत पैसे। और जो गाड़ी थी वो स्कॉर्पियो में अंदर थी फीमेल, और एक ट्रेलर था, उन दोनों के बीच में एक्सीडेंट हुआ। एंड इंसिडेंट देखिए कि स्कॉर्पियो भी उन्हीं की और ट्रेलर भी उनका ही, उन्हीं की कंपनी में जो उनका खुद का ट्रेलर था वही आ रहा था, वो जा रहे थे, दोनों ने लगा दिया। उस इंसिडेंट में जो ये लेडी थी, ये लेडी को क्या हो गया, ब्रेन डेथ हो गया इसका, और ब्रेन डेथ हो गया, उसके बाद अब कुछ नहीं हो सकता, अब हार्ट चल रहा है लेकिन ब्रेन बंद हो गया। सो उसके बाद कुछ नहीं बचा लाइफ में, आप उसको रखना चाहते तो रख लो, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, बस वो रहेगी, चलता रहेगा हार्ट, उसकी धड़कन सुनते रहो, बाकी कुछ दिखे कुछ होगा नहीं, क्योंकि ये काम नहीं करा तो सारा बॉडी सिस्टम बंद, और वो एक जिंदा लाश ही हो गया। सो उसके बाद इसका डोनेशन हुआ था, आपने देखा होगा पेपर्स में सब में, जहाँ पे लिवर डोनेट किया था, हार्ट डोनेट किया था, किडनी डोनेट किया था, 3 पार्ट जो है उसको डोनेट किए गए थे। तो इसीलिए आरटीए बहुत डेंजरस होता है, ध्यान रखें, सेफ रखें अपने आप को। और मैंने बहुत बार एग्जांपल भी दिया, जोधपुर में तो बहुत डेंजरस है यहाँ पे, पता नहीं कौन कहां से आके कौन कुछ क्या करे, किसी को नहीं पता है। आप भले कितनी सेफ्टी के साथ चलाएंगे, पर आगे वाला आपको ठोक सकता है, ये भी आप ध्यान रखें। सो ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ था जब मैं स्टार्टिंग में आया था, मैंने पहले भी आई थिंक आपको बताया होगा। सो जब मैं जोधपुर आया स्टार्टिंग में पहली बार, और बाइक लेकर आया घर से, तो मैं और मेरा एक रूममेट था, हम दोनों जा रहे हैं इसी रोड पे, यही बेरोजी चौराहे पे यहाँ पे। सो पुलिस वाले ने रुकवाया, मैं पीछे बैठ के फोन पे बात कर रहा था, और वो आगे चला रहा था, पीछे वाले को अलाउड है बात करना, आगे वाला नहीं। सो रोक दिया हमने, लाइट ग्रीन लाइट थी तो रेड लाइट थी, वैसे ही रोकना था, उसने बोला इधर आओ, उधर ले गए, बोला उसने हेलमेट कहाँ है, मैंने कहा ये है, वो मेरा फ्रेंड था, उसने हेलमेट लगा रखा था, और मैं हेलमेट नहीं लगा रखा, ऐसे बिल्कुल मजे से बातें कर रहा हूँ पीछे बैठ। सो बोला आपका, मैंने कहा मेरे तो नहीं है। सो बोला आपको चालान लगेगा, मैं क्यों, तो आपने हेलमेट नहीं पहना, वो उसने भी नहीं पहना, पास में एक और बाइक वाला था, वो आगे मेल जो पर्सन था उसने लगा रखा, पीछे फीमेल थी उसने नहीं लगा रखा था। सो उसके नहीं था, तो उसने बोला वो तो फीमेल है, पुलिस वाले ने मेरे को बोला ये क्या है, फीमेल है। मैंने कहा फीमेल है तो क्या हो गया, इसके सिर नहीं फूटेगा नीचे गिरेगी तो अभी, या इनका लोहे का सिर है या पत्थर का सिर है जो इसका नहीं फूटेगा। तो बोला मुझे यही था, जब मैं आया था तब मैंने यही सोचा कि भाई जब पीछे वाला होता है उसको हेलमेट नहीं लगाना होता है, तब ये नहीं लगाते, सारी लेडीज देखिए किसी को भी नहीं लगाते, हमें क्या पता कि जेंट्स दोनों है तो लगाना है, एक अगर पीछे फीमेल है तो नहीं लगाना है, ये पता नहीं अलग अलग जेंडर वाइज रूल था। सो मैं ये तो पॉसिबल नहीं है, आप अगर आपको लगता है तो आप एम्स चल सकते हो, मैं वही हूँ, वही काम करता हूँ, आप दिखाऊंगा, हेड इंजरी होगी तो देखो इसको भी होगी मेरे को भी होगी, रूल दोनों के लिए बराबर होगा, आपको भले ही कुछ करना है, मैं तो चालान नहीं दूंगा मैं यहाँ पे। सो ऐसा तो रूल है आपके कि वो फीमेल है इसलिए चालान नहीं काटेंगे, बाकी आपका चालान। यस, रेड लाइट पे आप जाओगे तो जब रेड लाइट रेड होती है तब लोग स्टार्ट होते जाना, ग्रीन होती है तब तो जा ही रहे हैं, उसके 15 सेकंड तक वो जा ही रहे हैं, वो बेचारा उधर वाला रुक रहा है जिसकी ग्रीन हो गई, वो देख रहा है ये रुक जाए अभी तो मैं जाऊं, तब तक उसकी वापस रेड हो जाती है, और उसका चालान बना रहे होते हैं कि तू रेड लाइट में जा रहा है। तो ऐसा जोधपुर का बहुत खराब ट्रैफिक है यहाँ पे, और पता नहीं कब कौन ठोक जाता है, इसलिए आप गाड़ी चलाएं नहीं यहाँ पे, जोधपुर में तो बेस्ट है, आप अपने होम टाउन में जाके चलाएं, यहाँ पे नहीं चलानी है। नेक्स्ट, फॉल्स अदर रीजन, गिरना, अभी सीजन चल रहा है गिरने वाला, बारिश हो रही है,
लोग कहीं गड्ढे में गिर रहे हैं, नाले में गिर रहे हैं, नदी में गिर रहे हैं, पता नहीं कहाँ गिर रहे हैं, गिर जाते हैं। सो बहुत कॉमन है, लाइक साफ दिख रहा है कि बहुत पानी बह रहा है, फिर भी वो बाइक लेके उसमें जाएंगे, फिर वो बाइक सीधा नहीं जाता, फिर बाइक इधर गड्ढे में ही जाता है, उसको बाइक को भी पानी में नहीं जाना, उधर ही जाना होता है, और फिर वो वापस मिलते हैं। क्यों ऐसा करना है? आपकी लाइफ आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई, क्यों करना है? क्यों ये कर्तव्य यहाँ दिखा रहे हो? सो ऐसी चीजें ना करें, सेफ रहें, घर पे रहें। नेक्स्ट, वायलेंस, गन शट करना, स्पोर्ट्स इंजरी, ये भी एक प्रॉब्लम है। स्पोर्ट्स इंजरी, और स्पोर्ट्स इंजरी में सबसे बड़ी इंजरी क्या होती है? पिक। और स्पोर्ट्स के साथ साथ एक और रिस्क फैक्टर है, वो है नर्सिंग पर्सनल, नर्सिंग ऑफिसर्स। मोस्ट ऑफ द नर्सिंग ऑफिसर इन द लास्ट एज, जब ये एंड आता है ना, एज आती है 60 साल रिटायरमेंट वाली, तब तक वो ऐसे हो ही जाते हैं। बहुत पेन होता है, पता नहीं क्या किया हमने, तो वो आपने अपना बॉडी मैकेनिक्स यूज नहीं किया। फंडामेंटल में आप पढ़ते हैं बॉडी मैकेनिक्स। सो जब भी आप हॉस्पिटल में, याद रखें, पेशेंट को कोई डॉक्टर शिफ्ट करे या ना करे, कोई वार्ड को शिफ्ट करे या ना करे, पर आपको तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी रिस्पांसिबिलिटी है पेशेंट केयर करना। वो सब भाग जाएंगे, फिर भी आपको पता है मैं नहीं करूंगी तो सब मुझ पे ही चिल्लाएंगे, इसलिए आपको तो करना ही पड़ेगा। लेकिन वो करने के लिए अपनी इसका ध्यान रखें, अकेले ना करें, दो और बुला लें, नर्सिंग ऑफिसर ही बुला लें, दूसरे नहीं आए तो वो तो आएंगे, और हेल्प लेके प्रॉपर बॉडी मैकेनिक्स के साथ और करें। नहीं तो जब आप एंड टाइम में पहुंचोगे, बहुत जब 40-50 साल में पहुंचोगे, तो बहुत सीवियर बैक पेन होगा, और फिर लाइफ मुश्किल में पड़ जाएगी। तो इसीलिए अपनी बैक को बचा के रखें, बहुत प्रॉब्लम करती है, पेन बहुत होता है। लाइक हमारे ओटी में तो हमें बहुत इश्यूज होते हैं। मैंने पहले बताया था कि इंसिडेंट हुआ था, मैं खुद ही उस इंसिडेंट से हो गया था प्रॉब्लम में, पर ठीक है, वो ज्यादा सीवियर नहीं था कुछ। लाइक बहुत थॉमसन सीट होता है हमारे पास, इसका वेट है 40 केजी 35 केजी का समथिंग। सो उसको मैं एक दूसरी ओटी से ऐसे उठा के मेरी ओटी में लेके आ गया हाथों में ही। पता नहीं क्या हीरोगिरी करनी थी जो। और बाद में 2 दिन बाद पता चला अब ऐसे ही रह रहा है, घर ऐसे हो गई है, बस मुड़ा ही नहीं जा रहा पेंट। क्यों? क्योंकि वो माइनर इंजरीज हो गई थी स्पाइनल कोड में। तो ना करें, वहाँ ट्रॉली होती है, ट्रॉली पर रख के लाएं, ऐसी कौन सी जल्दबाजी है? तो इसीलिए ध्यान रखिए अपना आपका। नेक्स्ट, रिस्क फैक्टर, मेल इज हैविंग मोर चांस कंपेयर टू फीमेल, यंग एज, एंड ड्रग अब्यूज और अल्कोहल, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आदमी, इंडिया के अंदर जब भी कोई पर्सन ड्रग या अल्कोहल ड्रिंक करता है, तो उसके बाद उसके सारे तेवर चेंज हो जाते हैं। द पर्सन थिंक दैट इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द वर्ल्ड। उसके बाद उसको यही लगता है मैं ही हूं दुनिया में, और जो भी आ जाए, भले उसका वेट 10 किलो 20 किलो होगा, पर उसको लगता है इसको तो मैं एक थप्पड़ में उड़ा दूंगा। और उड़ेगा वो खुद, नाले में वही मिलेगा, कहीं ना कहीं किधर नाले में गिरा हुआ मिलेगा। और वेरी बिग थिंग इन इंडिया इज दैट ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग। इंडिया में जब कोई पर्सन ड्रिंक कर लेता है, तो उसके बाद उसका एक ही डायलॉग होता है, गाड़ी तो अब मैं ही चलाऊंगा, कुछ भी हो जाए मैं गाड़ी के आगे सो जाऊंगा, पर गाड़ी कौन चलाएगा? हाँ। और उसके बाद वो पांचों मिलते हैं हॉस्पिटल में, जो भी बैठे होते हैं अंदर, क्योंकि गाड़ी चलाएगा कैसे फिर वो पता ही है। तो इसीलिए डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, ये ना करें, सेफ रखें। इंडिया के अंदर ड्राइविंग का लीगल अमाउंट जो होता है 30 mg पर डे, अगर आपका ब्लड अल्कोहल कंसंट्रेशन BAC है, तो आप अलाउड है, विच इज वेरी लेस देन इन डेवलप्ड कंट्री लाइक इन ब्रिटेन, यूके। आप जाएंगे तो वहां पे 80 mg पर डीएल है। और अगर इंडियन को 30 mg पर डीएल वाला दिया, तो बोलेंगे अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुआ मैं तो, और उसमें तो फिर क्या मजा आएगा उसको। तो इसलिए जो भी ड्रिंक करके ड्राइव करते हो बहुत डेंजरस है, सेल्फ को तो है ही, लेकिन दूसरों को भी बहुत ज्यादा डेंजरस कोच करेंगे। नेक्स्ट, पैथोफिजियोलॉजी, कॉन्फ्यूजन बताया था, शेयरिंग ऑफ न्यूरॉन, कॉन्फ्यूजन मींस शेयरिंग ऑफ न्यूरॉन, हिलना, कॉन्फ्यूजन मींस डैमेज होना। इसमें क्या होगा? शेयरिंग ऑफ न्यूरॉन, हिल जाना, न्यूरॉन सिर्फ हिल जाएंगे, कुछ ज्यादा कुछ नहीं होगा। डैमेज होना, कंफ्यूजन। एंड लेसिरेशन, स्पाइनल कोड का ये स्पाइनल कोड है, ऐसे कट जाना, दैट इज लेसिरेट होना। एंड कंप्रेशन ऑफ द स्पाइनल कोड, इट इज आल्सो अ बिग प्रॉब्लम। कंप्रेशन में अकर विद टू कंडीशन, वन इज इट्स अ नेचुरल, जो बॉडी के वर्टिब्रा कॉलम है उसकी वजह से, जो डिस्क होती है इन बिटवीन टू वर्टिब्रा कॉलम, देयर इज अ डिस्क। दो वर्टिब्रा कॉलम के बीच में क्या होता है? डिस्क होता है। समटाइम दैट डिस्क बल्ज आउट, वो एनलार्ज हो जाती है, साइज बढ़ जाती है, दैट कंप्रेस द स्पाइनल कोड। सो दैट इज वन प्रॉब्लम। सेकंड इज एक्सीडेंट और इंजरी टू द वर्टिब्रा कॉलम। जब वर्टिब्रा कॉलम में इंजरी होगा, तो सीधा स्पाइनल कोड में जाएगा, उसमें इन्फ्लेमेशन स्वेलिंग होगा, तो वो उसको कंप्रेस करेगा। सो दिस कंप्रेशन इज आल्सो अ प्रॉब्लम। मोस्ट कॉमन इन्वॉल्व वर्टिब्रा, कौन सी वर्टिब्रा में सबसे ज्यादा इंजरी या ये इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिलता है? कभी कभी पूछ लेते हैं ये भी, तो याद रखना है। C5, C6, C7, T12 एंड L1, these are the लेवल जहां पे आपको हाईएस्ट इन्वॉल्वमेंट स्पाइनल कोड इंजरी में वर्टिब्रा कॉलम में देखने को मिलता है। C5, C6, C7 एंड T12 एंड L1। ठीक है? सर्वाइकल C5, C6, C7, एंड ये डैमेज होगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ से कौन सी नर्व आती है? 4, 5, 6 इज द पैनिक नर्व आती है। C3, C4, C5 पैनिक नर्व, एंड देन thoracic 12, लंबर 1। लंबर इज द एरिया जहां पे सबसे ज्यादा बैक पेन वाली इश्यूज आते हैं। लंबर एरिया में सबसे ज्यादा जो लो बैक पेन लंबर में, बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर बॉडी मैकेनिक्स। नेक्स्ट, स्पाइनल कोड इंजरी टाइप कितने टाइप की होती है? सो द फर्स्ट वन इज प्राइमरी इंजरी, ये आपका स्पाइनल कोड, ये वर्टिब्रा कॉलम। इसके बाद प्राइमरी इंजरी का मींस एक्सीडेंट हुआ और यहाँ पे जैसे वर्टिब्रा कॉलम डैमेज हो गया या स्पाइनल कोड डैमेज हो गया, ये क्या है? प्राइमरी इंजरी, डायरेक्ट इंजरी टू द स्पाइनल कोड, वर्टिब्रा कॉलम और द न्यूरॉन ऑफ द स्पाइनल कोड, डायरेक्टली उसको लगना, इंजरी होना, दैट इज नोन एज प्राइमरी इंजरी। इनिशियल ट्रॉमा। एंड सेकेंडरी इंजरी, सेकेंडरी इंजरी का मींस जैसे हम पढ़ते हैं एक कंडीशन लाइक दिस एरिया इज द C3, C4 एंड C5, और यहाँ पे क्या हुआ? ये इंजरी हुआ। इंजरी होने के बाद में यहाँ से एक नर्व राइज होती है, इसका नाम क्या है? फेनिक नर्व। यस,
दिस अप्लाई टू डायफ्राम। सो अगर इस एरिया में पेशेंट को इंजरी हो गई तो अब आप क्या करोगे? व्हाट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी? इमोबिलाइजेशन ऑफ नेक और नेक मूवमेंट को इमोबिलाइज करना। व्हाई? क्यों इमोबिलाइज कर रहे हैं? इंजरी तो ऑलरेडी हो गया है। We are immobilizing the neck to prevent the further damage. अगर यहाँ पे इंजरी हुआ है उसकी वजह से अगर आप नेक को मूवमेंट करेंगे, इंजरी के टाइम फैनिक डैमेज नहीं हुआ है, बट ड्यू टू द नेक मूवमेंट इट मे बी पॉसिबल कि फैनिक नर्व क्या हो सकता है? डैमेज हो सकता है। सो जो फर्स्ट इंजरी हुआ था दैट इज द प्राइमरी इंजरी, बट ड्यू टू दिस प्राइमरी इंजरी इफ द फैनिक नर्व इज डैमेज्ड, दिस इंजरी इज नोन एज सेकेंडरी इंजरी। सो प्राइमरी इंजरी के वजह से दूसरा क्या होगा? सेकेंडरी इंजरी। लाइक सम टाइम द बोन जो है वो ब्रेक हो गई या स्वेलिंग हो गई और स्वेलिंग से स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेस हुआ और उस पार्ट में डैमेज हो गया, तो दैट स्वेलिंग लीड टू कंप्रेशन एंड लीड टू डैमेज, दैट इज सेकेंडरी इंजरी। प्राइमरी इंजरी जो इनिशियल हुआ है और उसकी वजह से जो इंजरी हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी। सो द नेक्स्ट वन इज द सेकेंडरी इंजरी ड्यू टू कंट्यूजन और टियर। कंप्लीट ये स्पाइनल कॉर्ड ये पूरा कट गया, दिस इज नोन एज कंप्लीट इंजरी। इनकम्प्लीट ये स्पाइनल कॉर्ड आधा कट गया, आधा ठीक है आधा कट गया, इसको हम क्या बोलेंगे? इनकम्प्लीट और पार्शियल इंजरी। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। लिख लिया? अभी तक कुछ इंपॉर्टेंट सारे वन लाइनर चीजें, अभी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अभी स्टार्ट करना है, टाइम हो रहा है इसलिए मैं जल्दी खत्म कर रहा हूं इनको। लिख लिया? मूव करें? नेक्स्ट, clinical manifestation of spinal cord injury. This is totally depend on the type and level of injury, and these are the condition: central cord syndrome, anterior cord syndrome, posterior cord syndrome, and lateral cord syndrome. Every syndrome has different type of symptoms, and वही आपको यहाँ पे एग्जाम के व्यू से ध्यान रखना है किसमें क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन करना। lateral cord syndrome is also known as Brown Sequard syndrome. It is also known as Brown Sequard syndrome. तो स्टार्ट करते हैं इंपोर्टेंटली ये चारों सिंड्रोम के बारे में: सेंट्रल कोर्ड सिंड्रोम, एंटीरियर कोर्ड सिंड्रोम, पोस्टीरियर कोर्ड सिंड्रोम एंड लेटरल कोर्ड सिंड्रोम। नाउ अभी आपका जो मैंने बोला था एनाटॉमी वाला पार्ट आपने पढ़ा है, उसको हम इंप्लीमेंट करते हैं यहाँ पे। पहले उसको बनाएंगे, समझेंगे, देन उसके बाद इन चारों डिसऑर्डर को मैं वहाँ पे रिप्रेजेंट करूंगा। फर्स्ट वन इज सेंट्रल कोर्ड, सेकंड इज एंटीरियर कोर्ड, पोस्टीरियर कोर्ड एंड लेटरल कोर्ड सिंड्रोम। एग्जाम के अंदर सिंड्रोम दिया होगा और आपसे पूछेंगे कौन सा सिम्टम्स अपीयर होगा, या फिर इंजरी दिया होगा, इस साइड इंजरी हुआ है पेशेंट में, क्या लॉस होगा, क्या प्रेजेंट रहेगा। तो उसके लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से वाले से क्या नॉर्मल प्रेजेंट होता है, और जब वो डैमेज होगा तो उससे क्या लॉस होगा वो हम बाद में देखेंगे। तो स्टार्ट करें, सेंट्रल कोर्ड, एंटीरियर कोर्ड, पोस्टीरियर कोर्ड एंड लेटरल कोर्ड। तो पहले हम बात करते हैं कुछ नॉर्मल फाइबर के बारे में, और ये है डोर्सल कॉलम ट्रैक्ट्स एंड स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट्स। तो इनको नहीं लिखना, पहले समझाता हूं मैं आपको इधर। जब हम स्पाइनल कोर्ड की बात करेंगे, दिस इज द स्पाइनल कोर्ड, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कोर्ड। इंटरनल स्ट्रक्चर जो हमने बनाई थी याद होगा आपको, याद है? हाँ, कुछ ऐसा एच शेप होता है, ये सेंट्रल कैनाल, एंड सो हियर वी हैव द कोलम। कोलम होते हैं, total number of column is 6, 3 in right side, 3 in the left side. So this is the column which is present in the posterior part of the spinal cord, that's why known as posterior column, posterior column or dorsal column, other word में क्या बोलते हैं? dorsal column. These are two present on the lateral part, that's why it is known as lateral column, and these are present in the anterior part, that's why known as anterior or ventral column, anterior or ventral column. Column means through which the tracts तो बताया था मैंने, tracts means those nerve fiber which carries information up and down, that is known as tracts. Those nerve fiber which carries information right to left, that is known as right to left, right to left, that is known as क्या बोलेंगे? association fiber. One is tract, second is association fiber, and third one is commissural fiber. So the biggest commissural fiber in our body is corpus callosum, which connect the right and left hemisphere of the brain. So जो right to left information को carry करता है उसको बोलते हैं commissural fiber, and जो anterior posterior communicate करता है that is known as association fiber. ये हम already fiber में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे इन तीनों कॉलम का पर्पस क्या है? तो उसका पर्पस है ये जो पार्ट है इसको हम बोलेंगे यहाँ पे, ये क्या है? These are the 1 2 3, एंड यहाँ पे कैसे होगा? So these are known as horn of the spinal cord. horn के थ्रू तो आपका नर्व फाइबर क्या करता है? एंटर करता है, एंड थ्रू द कॉलम मूव अपवर्ड और डाउनवर्ड। कॉलम के थ्रू या तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो ऊपर जाएगा, नीचे वाला नीचे आएगा। सो इनके थ्रू एंटर करेगा और यहाँ से बाहर जाएगा। यहाँ लिटरल वाला भी होता है, वो इसके थ्रू एंटर करेगा और इससे थ्रू बाहर निकलेगा, और यहाँ से इसका होगा ये एंटर करके बाहर निकलेगा। तो कॉलम के थ्रू क्या हो रहा है?
फाइबर जो है वो क्या हो रहे हैं, ट्रैक्स जो है वो आउट हो रहे हैं अपर साइड, जो हम ब्रेन की तरफ ऊपर जा रहे हैं या फिर आ रहे हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, दोस फाइबर व्हिच इज रिलेटेड टू द डोर्सल कॉलम, जो किससे रिलेटेड है, डोर्सल कॉलम से जो मूव करेंगे, दीज फाइबर्स आर नोन एज डोर्सल कॉलम ट्रैक्ट्स। डोर्सल कॉलम ट्रैक्ट्स, जहां भी ये डोर्सल कॉलम ट्रैक्ट्स आएगा उसका मीनिंग आपको क्या समझना है कि द फाइबर इज मूविंग थ्रू द डोर्सल कॉलम। किसके थ्रू जा रहा है वो, डोर्सल कॉलम के थ्रू जा रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, डोर्सल कॉलम ट्रैक्ट्स। दोस फाइबर मूविंग थ्रू द लेटरल कॉलम नोन एज लेटरल कॉलम ट्रैक्ट्स, ट्रैक्ट्स। And those fiber who is moving through the anterior column, that is known as anterior column tracts. यहां तक कोई डाउट नहीं, सिंपल सा है। the fiber which is going through the dorsal column, that is known as dorsal column tracts. The fiber which is going through the lateral column is known as lateral column tracts, and the fiber which is going through the anterior column known as anterior column tracts. ये क्लियर है? अब इसके बाद आपको याद रखना इनके फंक्शन। बेसिकली स्पाइनल कोड को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, सेंटर से करते हैं। पोस्टीरियर पार्ट और एंटीरियर पार्ट है, इन दोनों की अगर हम बात करें तो एंटीरियर इज मोटर और सेंसरी। एंटीरियर इज मोटर एंड पोस्टीरियर इज मेनली सेंसरी। एंटीरियर से भी सेंसरी होता है, पर मोटर से किससे होता है, मोटर प्लस सेंसरी दोनों ही होता है, पर प्राइमरी क्या यहाँ पे मोटर है। पोस्टीरियर के पास सिर्फ कौन सा है, सेंसरी होता है, इसके पास सेंसरी प्लस मोटर दोनों होता है। क्लियर, ये याद रहेगा। सेकंड थिंग, जब हम इन तीनों फाइबर की बात करेंगे, तीनों ट्रैक्ट की बात करेंगे, तो तीनों के थ्रू अलग अलग टाइप के जो सेंसेशन है वो कैरीज किए जाते हैं, ब्रेन के पास लेके जाते हैं। सो क्या फंक्शन से कैरी करते हैं, वन बाय वन तीनों की बात करेंगे। तो सबसे पहले हमने लिखा है डोर्सल कॉलम ट्रैक्ट्स। डोर्सल कॉलम ट्रैक्ट्स की बात करें तो यहाँ पे ये जो लेके जाएगा ब्रेन के पास वो है आपके फाइन टच, प्रोप्रियोसेप्शन, वाइब्रेशन और प्रेशर, वाइब्रेशन और प्रेशर। दिस सेंसेशन कैरीड बाय डोर्सल कॉलम फाइबर टू द ब्रेन। ब्रेन के पास जो आपको पता चल रहा है फाइन टच, प्रोप्रियोसेप्शन और प्रेशर और जो भी वाइब्रेशन वाले सेंसेशन, वो किसके थ्रू ऊपर जा रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ डोर्सल कॉलम ट्रैक्ट्स। द लेटरल कॉलम ट्रैक्ट, दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर crude touch and not crude touch, sorry, crude touch नहीं लिखना है, this is responsible for pain and temperature, pain and temperature only, not crude touch, sorry. The crude touch is through the anterior column. Crude touch, what is crude touch or fine touch, what is crude touch or what is fine touch? Normally touch किया आपने, आपको फील हुआ, this is known as fine touch. Crude touch इससे भी ज्यादा fine touch, like आपने देखा होगा बहुत सारी मस्ती करते हैं आप, कुछ ऐसा बिल्कुल फाइन सा लेकिन कान में डालते हैं या कॉटन को टिप को टच करते हैं तो आपको वो भी फील होता है नहीं होता है, दैट टच इज नॉन एज क्रूड टच। जो बिल्कुल फाइन थिंग से आप टच कर रहे हैं फिर भी फील हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, क्रूड टच। सो ये जो 6 या 7 जो मैंने लिखे यहाँ पे, ये आपको यहाँ पे क्लियर हो जाने चाहिए। डोर्सल कॉलम के थ्रू मेनली यहाँ पे जो यहाँ पे वाइब्रेशन प्रेशर दोनों लगभग सेम ही है, तो फाइन टच, प्रोप्रियोसेप्शन एंड वाइब्रेशन और प्रेशर। प्रोप्रियोसेप्शन तो पता है, व्हाट इज प्रोप्रियोसेप्शन, बताया था पहले, आज 2 दिन पहले भी बताया था मैंने। प्रोप्रियोसेप्शन मींस सेंस ऑफ बॉडी ऑर्गन्स, बॉडी पार्ट पोजीशन, उनको देखे बिना आपको पता चल जाता है। मैं बोलता हूँ नोज को टच करना, आंखें बंद करते तो आप कर देते हो नोज, ये ईयर, आपको ये जो हैंड का मूवमेंट इधर ही जा रहा है, ये सब किसकी वजह से हो रहा है, प्रोप्रियोसेप्शन की वजह से। दिस इज द प्रोप्रियोसेप्शन, सेंस ऑफ पोजीशन, विद द हेल्प ऑफ लेटरल कॉलम पेन एंड टेंपरेचर, एंड विद द हेल्प ऑफ एंटीरियर कॉलम क्रूड टच एंड ओनली क्रूड टच। सो मैं इनको यहाँ पे एक बार समराइज करता हूँ, फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं। पहला हमारे पास कौन सा था, डोर्सल कॉलम ट्रैक्ट्स। डोर्सल कॉलम ट्रैक्ट्स की बात करें तो इसके फंक्शन क्या थे, फाइन टच, प्रोप्रियोसेप्शन, प्रोप्रियोसेप्शन एंड वाइब्रेशन और प्रेशर। सेकंड, दैट इज लेटरल कॉलम, lateral column tracts, it is responsible for pain and temperature. And in the last, anterior column tracts, this is responsible for crude touch. यहाँ तक क्लियर है। अब मैं कुछ कंडीशंस रखता हूं आपके सामने, लाइक एक पर्सन आपके साथ आता है, पर्सन इज प्रेजेंटेड टू यू एंड पेशेंट इज हैविंग इंजरी इन द डोर्सल कॉलम ट्रैक्ट्स, व्हिच सेंसरी फंक्शन लॉस इन द पर्सन, फाइन टच,
proprioception and vibration or pressure. Identify कर सकते हैं. If the patient is having injury in the lateral column, pain and temperature will be lost, but remaining all other are intact. If the patient is having injury in the anterior column tracts, then it is known as crude touch will be lost. ये clear है यहाँ तक? Injury के अंदर हम बात करेंगे आगे. Now there is a one more important thing जो आपको समझनी है. Like जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, आपकी जो वायरिंग से यहाँ से इतने सारे वायर्स होते हैं, वो लास्ट में जाते हैं, और लास्ट में जो वायर बनते हैं 2-3 वायर ही होते हैं जो आपके मीटर में लगते हैं. 3 वायर ही होते हैं. यहाँ से कितने वायर्स आ रहे हैं? इतने सारे, लेकिन लास्ट में कितने वायर होंगे? 3 वायर. सेम ऐसा यहाँ पे क्या कि जो 2 फाइबर आ रहे हैं, एक आ रहा है लेटरल कॉलम से और एक आ रहा है एंटीरियर कॉलम से. जब ये आउट होंगे, यहाँ से आ गया ये फाइबर, जब यहाँ से आउट होंगे, ये अलग से आउट हो रहा है, ये अलग से आउट हो रहा है, दोनों अलग अलग, लेकिन बाहर निकलने के बाद में ये एक बाहर निकला, ये लेटरल वाला, और ये दूसरा निकला आपका एंट्री वाला. आगे जाके दोनों बाहर निकलने के बाद दोनों क्या हो जाते हैं? एक हो जाता है. दे विल कंबाइन विद ईच अदर एंड इन ब्रेन दे विल रीच एज अ सिंगल फाइबर ओनली. एग्जिट जो कॉलम से बाहर निकल रहे हैं वहां पे दोनों अलग अलग निकले, और अलग बाहर निकलते ही दोनों क्या हो गए? फ्यूज हो गए, और फ्यूज होने के बाद वो सिंगल फाइबर से कहां पहुंचते हैं? सो द कॉम्बिनेशन ऑफ दीस टू फाइबर anterior and lateral combine together and form a single tract. This is known as, this single tract is known as anterolateral tracts. Anterolateral tracts. And the function of this fiber is crude touch, pain and temperature. Clear हो गया? Yes. बेसिकली लेटरल फाइबर लेटरल कॉलम से निकलेगा, लेटरल जो ट्रैक्ट है वो, और जो आपका एंटीरियर ट्रैक्ट है वो एंटीरियर कॉलम से निकलेगा, और बाहर निकलने के बाद दोनों क्या हो जाएंगे? एक. और ऊपर क्या जाएगा? ये की सिंगल फाइबर, उसका नाम क्या होगा? एंटेरोलेटरल ट्रैक्ट्स. दिस एंटेरोलेटरल ट्रैक्ट इज आल्सो नोन एज स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट. स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, स्पाइनल कोड से थैलेमस तक, that's why it is known as spinothalamic tract. So basically we have two main tracts. One is dorsal column tract and second one is spinothalamic tracts. Dorsal column function is fine touch, vibration, pressure and proprioception, and the spinothalamic tract function is crude touch, pain and temperature. If spinothalamic tract is damaged, then which function is lost? The pain, temperature and crude touch. And if the जो फर्स्ट वाला था dorsal column tract is damaged, then fine touch, vibration, proprioception and this lost. क्लियर यहाँ तक? अगर ये क्लियर हो गया तो बहुत सारे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आगे डिजीज में. तो ये लिख लिया, तो मूव करें. अब मैं इन ट्रैक्ट्स का प्रेजेंटेशन बनाता हूं स्पाइनल कोड में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा. बनाए. सो इसलिए मैं बोल रहा हूं पहले समझ लो, लिखना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. पता नहीं, लिख लिख के नोटबुक भरोगे, समझ में कुछ नहीं आएगा. दिस इज द स्पाइनल कोड एंड दिस इज द सेंट्रल कैनाल, मींस दिस इज द राइट पार्ट ऑफ द स्पाइनल कोड एंड दिस इज द राइट एंड दिस इज द लेफ्ट. क्लियर है? फर्स्ट हम बात कर रहे हैं, मैं दो कलर यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ. द वन कलर विच आई यूज ब्लैक, अगर मैं ब्लैक कलर यूज कर रहा हूँ देन इट ब्लैक कलर इज फॉर डोर्सल कॉलम ट्रैक्ट्स. ये जस्ट अभी मैं इंडिकेट करने के लिए बता रहा हूँ आपको. ब्लैक कलर में जो बनाऊंगा कौन सा होगा? डोर्सल कॉलम ट्रैक्ट. और जो मैं ग्रीन कलर में यहाँ यूज करूंगा, ग्रीन, दैट इज स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट. याद रहेगा? सो द फर्स्ट ब्लैक से हम बनाते हैं. सो दिस इज द फाइबर व्हिच इज arising from any limb, और कहीं से भी आ रहा है, it is arising from the lower part of the body and it enter into the spinal cord. नाउ ये स्पाइनल कोड एंड हो गया. इसके बाद यहाँ पे ऊपर क्या होगा? द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, यहाँ पे मेडुला. ये क्या है आपका? मेडुला ऑब्लोंगेटा. यहाँ पे क्या है? मेडुला. सब मेडुला. क्लियर? ये मेडुला वाला पार्ट. So this fiber enter into the spinal cord and it will ascend upward in the same side of the spinal cord and it reach into the medulla oblongata. After reaching in the medulla oblongata, it will cross and reach in the opposite part of the brain. आया कुछ समझ में? The fiber, dorsal column fiber, enter into the spinal cord. At the entry point, it will ascend in the same side of the spinal cord and reach in the medulla, and it will cross and move into the other side of the brain, opposite side of the brain. Clear? Same इधर से भी ऐसा ही होगा. The fiber which is enter into the spinal cord, ascend upward, reach in the this medulla oblongata and cross here and reach in the other side of the brain. Clear? This crossing, this is known as decussection of neuron. बताया था? Decussection of neuron. जो कहाँ पे होता है? मेडुला. So this is for which fiber? Dorsal column fiber. Suppose this patient is having an injury and this injury present here. यहाँ पे पेशेंट का स्पाइनल कोड क्या हो गया? इनकम्प्लीट इंजरी हुई और ये पार्ट डैमेज हो गया. Which fiber is damaged? Dorsal column tract is damaged. Now, which function is lost here? Fine touch, vibration, pressure and proprioception. And which side? In the same side of injury or in the opposite side of the injury? अपना ये यूज नहीं करना है, इधर देख के बताना है. ये इंजरी यहाँ हुई है, ये फाइबर क्या हो गया? यहाँ पे कट गया. ये फाइबर किधर से आ रहा है? राइट साइड से आ रहा है, लेफ्ट साइड से आ रहा है? राइट से. इंजरी किधर है? लॉस किधर होगा? फिर अपोजिट में कहाँ जा रहे हैं? सो यही एग्जाम में क्वेश्चन जो है आएंगे. दिस कंडीशन जहां पे हम बात कर रहे हैं, व्हेन डोर्सल कॉलम फाइबर इज डैमेज, द पर्सन विल हैव
जब सेम साइड में सिम्टम्स लॉस होते हैं उसको हम बोलते हैं इप्सिलेटरल लॉस ऑफ सिम्टम्स। जब सिम्टम किधर होते हैं, सेम साइड में लॉस होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इप्सिलेटरल। So in case of dorsal column fiber which is enter and move in the same side of the spinal cord, that's why the symptom will loss in the same side of the body, not in the opposite side of the body. This is first one. Second जो हम बात करेंगे यहाँ पे, second fiber, this is the medulla spinal cord and this is the central canal. Now the fiber which is enter here, in case of spinothalamic tract, they will enter into the spinal cord and at the entry point the spinothalamic tract cross the spinal cord and ascend in the opposite side of the spinal cord and move into the brain. Same यहाँ से भी जो fiber आएगा इधर से भी, this fiber enter into the spinal cord, at the entry level it cross the spinal cord and move in the opposite side of the spinal cord. This is for spinothalamic tract. अब यहाँ पे देखो, now suppose this person same वही person जिसको यहाँ इंजरी हुआ था, ये कौन सा साइड है, राइट, ये है लेफ्ट. Now this person is having injury in this area. अब मैं आपसे पूछूं कि कौन सा फाइबर डैमेज हुआ, फाइबर का नेम पहले, नाम, कौन सा फाइबर डैमेज हुआ, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट डैमेज हो गया. इंजरी कौन सी साइड में है, राइट साइड में है. अरे लेफ्ट में कहां इंजरी हुई है, इंजरी राइट साइड में दिख नहीं रहा है, ये लेफ्ट साइड इधर है. So injury present in the right side of the spinal cord and the fiber which is damaged is spinothalamic tract. Now the symptom will present in which side, because ये फाइबर आप देखोगे तो किधर से आ रहा है, लेफ्ट साइड से. So symptom will loss in the opposite side of the body in case of spinothalamic tract. When dorsal column fiber is damaged, the symptom will loss in the same side of the body. But when the spinothalamic tract is damaged, the symptom will present in the opposite side of the body. This condition is known as ipsilateral के जो हमने पहले देखा था उसकी जगह इसको हम बोलते हैं contralateral loss of symptom. इसको हम क्या बोलेंगे, contralateral यानी opposite, contralateral loss of symptoms. Clear? मैं दोनों को एक साथ बना रहा हूं, आप बताएंगे. This is the spinal cord, medulla. मैं अभी नाम नहीं बोलूंगा, आपको कलर वो याद रखना जो हमने बात किया था. One is black and one is green. आपको इधर से पता चल जाना चाहिए कौन सा फाइबर है वैसे. So ये एंटर किया, कलर मैंने clear. This is the right, this is the left. Here the injury. यहाँ पे the first thing, injury present in which side of the spinal cord, left side of the spinal cord. Now these two fiber are damaged, one is green and one is black. Green one is which fiber, green कौन सा है, green कौन सा है, मैंने बोला था कलर नहीं देखना है, अभी मैंने चेंज कर दिया है. ग्रीन जो है ये प्रेजेंटेशन देखना है, ये एंटर करके सीधा ऊपर जाके यहाँ क्रॉस कर रहा है, इट मींस ये डोर्सल कॉलम फाइबर है. एंड ब्लैक कौन सा फाइबर है, स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे क्रॉस कर रहा है, मतलब ये स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है. दोनों यहाँ पे क्या हो गए, डैमेज. ग्रीन जो डैमेज हुआ वो सेम साइड का हुआ या अदर साइड का, सेम साइड का. सो ग्रीन के फंक्शन क्या सेम साइड पे लॉस होंगे अपोजिट साइड में. सो इन दिस पेशेंट द फंक्शन ऑफ डोर्सल कॉलम ट्रैक्ट लॉस इन द लेफ्ट साइड एंड द फंक्शन ऑफ स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट लॉस इन द राइट साइड. क्लियर, आया कुछ समझ में, यस और नो. अपने हाथों से जब एक बार प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छे से समझ आएगा, पर उसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी घर पे. क्लियर. दो पॉइंट याद रखने बस सिंपली. पहला ये वाला पार्ट था जो हमने बात किया, यहाँ पे तीन फाइबर थे आपके, यहाँ पे तीन ट्रैक्ट्स थे. द फाइबर व्हिच इज अराइजिंग फ्रॉम द डोर्सल कॉलम इज नोन एज डोर्सल कॉलम ट्रैक्ट. द फाइबर व्हिच इज अराइजिंग फ्रॉम द लेटरल कॉलम इज नोन एज lateral column tract and those fiber arising from the anterior column is known as anterior column tracts. Function of these tracts are, dorsal column function is fine touch, pressure, vibration and proprioception. The function of lateral column is the pain, temperature and this is for anterior not lateral. Anterior column के साथ में क्या आएगा, crude touch. Anterior and lateral column बाहर निकलने के बाद after exit from the column they will combine together and they move as a single fiber. इसलिए उस single को हम क्या बोलते हैं, एंट्रोलेटरल या फिर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट. सो स्पाइनोथैलेमिक के तीन फंक्शन हो गए, crude touch, pain and temperature. उसके बाद हमने इनका प्रेजेंटेशन देखा दोनों फाइबर का. अगर आपसे पूछे कि which fiber move ipsilaterally, so dorsal column tract move ipsilaterally and which fiber move contralaterally, spinothalamic tract move contralaterally. यानी at the entry point they will cross and move in the opposite side, but the dorsal column fiber enter and move in the same side and they will cross at which part, medulla. Clear? Yes, हटा दे, नीचे करना है, ये लिखना है, ये नहीं लिखा. एक बार घर जाएंगे और क्या करेंगे आप लोग, अपने हाथों से रिवीजन करेंगे. बहुत इजी है बट थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा घर जाके. अभी देखो सिंड्रोम आएंगे जो मैं बताता हूँ, ये लिख लिया, हटा दे. इप्सिलेटरल कॉन्ट्रालेटरल का मीनिंग समझ में आ गया. इप्सिलेटरल मींस
सेम साइड एंड कॉन्ट्रालैटरल मींस अपोजिट साइड। क्लियर? नेक्स्ट। सो यहाँ पे दो पिक्चर बनी हुई है और आई थिंक आप इनको देख के इजीली बता ही सकते हैं। ये है ब्रेन, ये है आपका ये मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड ये है स्पाइनल कॉर्ड का एंट्री। सो ये एंटर हुआ, एंटर होके किधर गया? सेम साइड गया, अपोजिट साइड? सेम साइड। कहां जाके क्लोज हुआ? मेडुला में, एंड अपोजिट साइड में पहुंचा। ये कौन सा फाइबर है? दिस इज द डोर्सल कॉलम। एंड इधर देखेंगे तो ये एंटर हुआ इधर से राइट साइड से और किधर पहुंचा? लेफ्ट साइड में, ऊपर गया और सीधा इधर गया। तो इसको हम कौन सा बोलेंगे? स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। अगर आप बुक में यही पिक्चर देखोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा और ये फाइबर भी पता नहीं चलेंगे, फंक्शन भी पता नहीं चलेंगे, बट आई थिंक आप थोड़ा बहुत क्लियर है कुछ माइंड में। यस, स्टार्ट करें। पैरा सिंड्रोम लिखिए आप, द सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम। The first one is the central cord syndrome. How it is possible कि the spinal cord is damaged on the center part of the spinal cord? Is this possible? ये spinal cord है, ये यहाँ से डैमेज हुआ है, इधर इधर से नहीं हुआ है, डैमेज फ्रॉम द सेंट्रल पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। कैसे? यहाँ से पहुंचने के लिए कुछ तो चाहिए। So only the two reason, one is compression, secondary injury जिसको हमने बोला था, and second one is degeneration. In some degenerative disorders, it may be possible spinal cord is degenerated from the central part. So उसी की हम बात करेंगे यहाँ पे। Before starting about this CCS, central cord syndrome, I will clear few things. The first thing, the central cord syndrome is occur due to the two things. One is compression and second thing is degeneration. Degeneration is also not that much important, compression is more important. And अगर आप compression की बात करें तो आप ये भी बोल सकते हैं compression दूसरे पार्ट में भी हो सकता है सर। इसकी अगर बात करेंगे तो एक ही पार्ट में प्रेजेंट रहता है और रहता है नेक रीजन में, सर्वाइकल में ओनली। सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम इज ओनली प्रेजेंट इन सर्वाइकल रीजन, बाकी कहीं पे भी नहीं होगा। इट विल नॉट प्रेजेंट इन एनी अदर पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। एट द स्टार्टिंग पॉइंट जहां पे सर्वाइकल से ही आपका ये इंजरी होगा। क्यों होगा कंप्रेशन? तो देखिए आप, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड एंड यहाँ से लेके यहाँ ये नेक रीजन है, सर्वाइकल है यहाँ पे। अगर हम बात करें सबसे फ्लेक्सिबल पार्ट की तो कौन सा है? सर्वाइकल, जो सबसे ज्यादा मूवमेंट करता है। नाउ व्हेन यू आर बेंडिंग योर नेक लाइक दिस और लाइक दिस, तो इस कंडीशन में स्पाइनल कॉर्ड क्या होगा? बेंड होगा। बेंड तो होगा भाई, बेंड करें सो क्या होगा? ये स्पाइनल कॉर्ड है, इसका अंदर सेंट्रल कैनाल है और इसके बाद में दिस इज द ड्यूरामेटर एंड देन ड्यूरामेटर के बाद कौन सी मेम्ब्रेन होती है? इनर नहीं, बाहर। ड्यूरामेटर के बाहर कहां होता है? दिस इज द ड्यूरामेटर। लास्ट हो गई, जब ये बाहर ड्यूरामेटर हो गई तो इसके बाहर कहां अरेक्नोइड आएगी? In our brain we have two layer of durameter. One is meningeal durameter and second one is periosteal durameter. But in spinal cord we have only one durameter. Second durameter के प्लेस में आप एक मेम्ब्रेन मैंने बताई थी, अगर आपको याद हो, which is a very, क्या थी? भूल गए? Which is very helpful during epidural insertion. That is known as ligamentum flavum. Yes sir, हाँ बस हम इसी का इंतजार कर रहे थे, आप बता दो। Ligamentum flavum and ligamentum flavum के बाद क्या होगा? Bone. ये क्या है? Bone. So when we bending our neck, अगर मैं इस neck को बेंड कर रहा हूं तो ये जैसे मैंने आगे की तरफ इधर बेंड किया तो क्या होगा? देखिए ये आपका स्पाइनल कॉर्ड ऐसे बेंड होगा, ब्लू कलर स्पाइनल कॉर्ड फॉर ब्लू। दिस स्पाइनल कॉर्ड इज बेंडेड लाइक दिस। नेक को बेंड करेंगे तो ऐसे बेंड होगा, ये बेंड होगा, तो इसके ऊपर जो अपने लिगामेंटम फ्लेवम बनाई ये भी क्या होगी? ऐसे बेंड होगा। एंड लिगामेंटम फ्लेवम बेंड होगा तो बोन भी क्या होगी? बेंड होगा। बिकॉज ऑफ दिस बेंडिंग द मेन प्रॉब्लम इज दिस पार्ट, ये बोनी पार्ट जो ये क्या करता है? इस लिगामेंटम फ्लेवम को कंप्रेस करता है। दिस bony part compress the ligamentum flavum and when this ligamentum flavum is compressed, this ligamentum flavum will bulge out. यहाँ से क्या हो जाएगी? ऐसे bulge out हो जाएगी। this bulging, वही पीछे तो क्या आ गया? बोन आ गया इधर। पीछे की तरफ भी क्या होगा? ligamentum flavum and then उसके बाद बोन। ये क्या? बोन आ गया। सो ये बल्ज होगा और बल्ज होकर किधर जाएगा? स्पाइनल कॉर्ड की ओर। दिस बल्ज विल, इधर तो बोन है, जाएगा किधर? अपोजिट साइड में। और वी नो दैट इनसाइड द स्पाइनल कॉर्ड देयर इज अ कैनाल, एम्प्टी स्पेस होता है। सो ये किधर जाएगा? कैनाल की ओर। सो ये स्पाइनल कॉर्ड भी यहाँ से क्या हुआ? कंप्रेस होकर किधर गया? अंदर की तरफ ऐसे। और जो ये अंदर जाएगा तो जो अंदर कैनाल है उसका स्पेस को खत्म कर देगा और यहाँ पे एक्सेसिव कंप्रेशन से ये पार्ट क्या हो सकता है? डैमेज हो सकता है। प्रोलॉन्ग एक्सेसिव कंप्रेशन दैट लीड टू डैमेज ऑफ दिस पार्ट। सडनली आपने किया बहुत बार तो उससे क्या हो जाता है? डैमेज आपको यहाँ देखने को मिल सकता है। सो दिस इज ओनली द वन रीजन फॉर विच सिंड्रोम? Central cord syndrome. And this movement is also only present in which part of the spinal cord? Cervical. That's why this injury is only, this syndrome is only present in cervical region. Other किसी भी region में central cord syndrome possible नहीं हो। पहला point clear है? Yes. Second thing, when we are discussing about the fiber, this is the spinal cord and central canal. This is then, so ये है lateral, lateral, posterior and anterior. Fiber जो हम बात करेंगे यहाँ पे, the fiber which is for going for the cervical region, fiber which is going for thoracic, fiber going for lumbar, for sacral and for coccygeal. So ये fiber जो arise होंगे स्पाइनल कोड में, ये जैसे स्पाइनल कोड है ऐसा और इसमें से वायर ऊपर नीचे जाएंगे अलग अलग पार्ट के लिए। So the fiber which is going for the cervical region, जो किसके लिए जा रहे हैं? सर्वाइकल के लिए। ये जो है मैं इसको खाली बना देता हूँ ऐसे, ये जैसे खाली वाला है। तो सर्वाइकल फाइबर that will be present medially, cervical का होंगे medially and remaining other
thoracic, lumbar, sacral and coccygeal, they will be present laterally. So center में कौन से फाइबर होते हैं? सर्वाइकल वाले, बाकी किधर होते हैं? लेटरल साइड में होते हैं. सो जब हम प्रॉब्लम्स में इंजरी की बात करेंगे तो यहाँ पे डैमेज भी कौन से फाइबर में होगा? ओनली सर्वाइकल फाइबर में. इसी वजह से सिम्टम भी कौन से पार्ट में आएगा? सर्वाइकल फाइबर से जो अटैच पार्ट है. और मोस्ट सर्वाइकल किसको सप्लाई करता है? नेक मूवमेंट और हैंड्स को सप्लाई कौन करता है? सर पढ़ाया था सर्वाइकल का, बताया था. सो सिम्टम सिर्फ कहां देखने को मिलेंगे? ओनली इन द हैंड्स. बाकी नीचे वाले बॉडी पार्ट में किसी में आपको प्रॉब्लम देखने को नहीं आएगी. तो वो मैं अभी बढ़ाऊंगा पूरा. ये दूसरा पॉइंट भी क्लियर. इन सर्वाइकल फाइबर व्हिच इज प्रेजेंट मोस्टली इन द सेंट्रल पार्ट, यहां पे रहेंगे ये सर्वाइकल फाइबर. एंड लेटरली कौन होंगे आपके? अदर, थोरासिक, लंबर और सेक्रल और कॉक्सिजियल, ये सारे कहां होते हैं? लेटरली. थर्ड पॉइंट, ये जो पार्ट है ये कौन सा कॉलम है? लेटरल कॉलम. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉलम, इसको समझे क्या होता है. सो अभी मैंने बताया था स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एंटीरियर पार्ट जो होता है, इसको अगर हम हाफ कर दे तो ये एंटीरियर तो क्या होता है? प्राइमरी मोटर, उसके साथ में ये सेंसरी भी करता है. और ये प्योरली क्या होता है? सेंसरी. अभी मैं इसकी बात कर रहा हूं लेटरल कॉलम की. सो ये जो लेटरल कॉलम होता है कुछ ऐसा होता है. शेप अगर हम बात करें तो कुछ ऐसा होता है. दिस विल बी लाइक दिस एंड दिस विल डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. हम इसकी बात करेंगे तो इसको कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? दो पार्ट में. दोनों पार्ट की बात करें सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज द सेकंड पार्ट. ये डिफरेंशिएशन क्यों इंपॉर्टेंट है? सो द टिप ऑफ this lateral column जो हम बात कर रहे हैं, that act as a sensory part and the posterior part of this column act as a motor. टिप कैसा होगा? सेंसरी. एंड पोस्टीरियर कौन सा होगा? मोटर. सो जब हम डैमेज की बात करेंगे, इफ द लेटरल द सेंट्रल कोर्ड सिंड्रोम डैमेज ओनली दिस टिप, तो कौन से फंक्शन लॉस होंगे? सेंसरी. और टिप के साथ ये भी डैमेज होगा तब कौन से सिम्टम आएंगे? मोटर. समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? क्लियर हो गया? चलिए अब हम किस सिंड्रोम के साथ? सेंट्रल कोर्ड. ये बनाना है कुछ, इसमें तो कुछ लिखा नहीं मैंने. ये हो गया, ये पॉइंट क्लियर हो गए दोनों. कोच क्या है इसका इंजरी का तो याद रहेगा. यस, स्टार्ट करें. यस, अरे क्या पूछना है? बारिश, बारिश पूछना है. बारिश आ रही है? अरे तो वो तो आएगी, बारिश का सीजन चल रहा है, वही आएगी. है गर्मी में गर्मी, बारिश में बारिश, सर्दी में सर्दी. वो काम है उनका, अपना काम करो. आपको पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करो. सो लिखो सेंट्रल कोर्ड सिंड्रोम. अब मैं आपसे पूछूंगा, आप लोग बताएंगे आंसर. ये आपका स्पाइनल कोड, ये है आपका. यहाँ पे मैं कॉलम भी बना रहा हूँ ऑलरेडी. दिस इज द डॉर्सल कॉलम, दिस इज द लेटरल कॉलम एंड दिस इज द एंटीरियर कॉलम. क्लियर? नाउ दिस इज द लीजन. ये ग्रीन वाला इंजरी है. सो इट इज द सेंट्रल कोर्ड सिंड्रोम. अब आपसे पूछेंगे कि सेंट्रल कोर्ड सिंड्रोम कौन से पार्ट में होगा? तो ओनली प्रेजेंट इन सर्वाइकल. सिम्टम कहां होंगे? सर्वाइकल रीजन में, ओनली दिस अपर एक्सट्रीमिटीज. अब इसमें क्या लॉस होगा? सेंसरी तो लॉस होगा ही, क्योंकि आपका ये टिप क्या हो रहा है, इसका डैमेज हो गया. यस और नो? occur from a lesion in the central portion of the spinal cord characterized by the motor deficit and sensory loss in the upper extremity. मोटर क्यों होगा? क्योंकि हमने अभी पढ़ाया था ये वाला पार्ट कौन सा होता है, आगे वाला मोटर होता है. और ये इंजरी थोड़ा सा भी अगर होगा तो क्या करेगा? मोटर पार्ट को, मोटर सिम्टम को अपीयर कराएगा. और सेंसरी डैमेज हो रहा है आगे वाला, तो इसलिए सेंसरी भी आपको क्या होगा? यहाँ पे अपीयर रहेगा. पर प्रेजेंट कहां रहेगा? सिर्फ अपर एक्सट्रीमिटीज. जैसे यहाँ देख सकते हैं आप, ये दिख रहा है. थोड़ा बहुत यहाँ भी पहुंच गया एंटीरियर पे, थोड़ा लेटरल पे भी आ गया, बस पोस्टीरियर वाला बच गया. तो बाकी सारे फंक्शन क्या हो गए? एंटीरियर का काम मोटर है वो भी चला गया, लेटरल के सेंसरी भी चले गए. और सिम्टम सारे कहां प्रेजेंट है? इस एरिया में दिख रहा है. ये कौन सा पार्ट है? सर्वाइकल. सेंट्रल कोर्ड सिंड्रोम सिंपली बस कुछ याद नहीं रखना है, सिर्फ हाथ याद रखने के सारे सिम्टम कहां आएंगे? हैंड्स में आएंगे. क्यों आएंगे? क्योंकि ये सिर्फ कौन से पार्ट को डैमेज करता है? सर्वाइकल को. क्यों करता है वो हमने अंडरस्टैंड कर दिया. इनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपको समझने हैं वो है एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड लेटरल कोर्ड सिंड्रोम, जहां पे उल्टे सीधे सिम्टम दिखाएंगे. लेफ्ट में इंजरी हुई राइट के आएंगे, राइट में इंजरी हुई लेफ्ट के आएंगे. वो आपको समझना ज्यादा जरूरी. दिस इज द फर्स्ट. सेकंड लिखे एंटीरियर कोर्ड सिंड्रोम. घर जाना है और क्या करना है? पूरा रिवीजन करना है. जब रिवाइज करोगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा. लिखो जल्दी से, आज ही खत्म करना है ना, नहीं करना है? फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट द जेनेटिक्स. कल से जेनेटिक्स के छोटे से लेक्चर है, एक दो लेक्चर, चार लेक्चर, ज्यादा नहीं है. नो सर, है. दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट इजीएस्ट सब्जेक्ट, जेनेटिक्स. सबसे इजी वाला सब्जेक्ट है आपका जेनेटिक्स. बाकी सब इजी थे पर ये ज्यादा इजी है, तो वो नहीं पढ़ना है. ऑन्कोलॉजी विल नॉट कंप्लीटेड इन 12 डेज. और फिर बीच में रह जाओगे ना, ऑन्को होगा ना जेनेटिक्स होगा. और जेनेटिक्स का पेडिग्री एनालिसिस का एमसीक्यू 100% आएगा.
और आप लोग बिना पढ़े, मैं गारंटी लिख के देता हूं, आपका आंसर नहीं आएगा। यस, ऑन्कोलॉजी मैं सारांश के अंदर पूरा पढ़ाऊंगा, बट जेनेटिक्स नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि वहां पे इतना टाइम नहीं होगा जेनेटिक्स पढ़ाने, वहां पे मेजर सब्जेक्ट ही पढ़ाऊंगा। तो इसलिए वो चॉइस आपकी, आपको क्या करना है। यस, लिख लिया। एंटीरियर कोड नहीं लिखा? 18 और 19 को मैं अवेलेबल नहीं रहूंगा, सुबह से क्लास होगी नहीं, और उसके बाद 10 डेज बचेंगे और उसमें सिस्टम होगा नहीं पूरा, इसीलिए देखते हैं क्या करना है। नेक्स्ट, एंटीरियर कोड, दिस इज द स्पाइनल कोड। ये है आपके फाइबर, डैमेज हुआ है वो यहाँ पे हुआ है पूरा, एंटीरियर पोर्शन क्या हो गया, डैमेज। विच फंक्शन इज लॉस्ट, विच फंक्शन इज लॉस्ट, एंटीरियर और लेटरल जो है वो दोनों डैमेज हो गए, तो क्या क्या फंक्शन लॉस हो जाएंगे, क्रूड टच, पेन एंड टेम्परेचर इज लॉस्ट, बट लेटरल कॉलम, सॉरी डोर्सल कॉलम के फंक्शन क्या रहेंगे, इंटैक्ट, यानी फाइन टच, प्रोप्रियोसेप्शन, प्रेशर एंड वाइब्रेशन विल बी इंटैक्ट। तो इसमें एंटीरियर पार्ट जब डैमेज होगा तो एंटीरियर कॉलम से जो आपके फाइबर आ रहे थे लेटरल और एंटीरियर से, वो दोनों रहेंगे डैमेज्ड, और पीछे वाला रहेगा बिल्कुल नॉर्मल। क्लियर? यस। So occurs due to the damage to the anterior portion of the gray matter and white matter of the spinal cord. It is correct, right? मोटर तो पूरा लॉस होगा, क्योंकि आगे वाला किसका काम क्या है, मोटर है। स्पाइनल कोड के दो पार्ट, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, एंटीरियर मोटर भी करता है, तो मोटर कंप्लीट लॉस, उसके साथ में क्रूड टच, पेन एंड टेम्परेचर, बट फाइन टच, पोजीशन, वाइब्रेशन, सेंसेशन आर इंटैक्ट। एंड आई थिंक अब तो आपको ये समझ में आ रहे होंगे, ये इंजरी है और ये सिम्टम्स दिखाइए, ये सारे सिम्टम कहां प्रेजेंट रहेंगे, बिलो द लेवल ऑफ इंजरी। हाँ हाँ, एंटीरियर का मतलब ये हाफ ऑफ द स्पाइनल कोड, एंटीरियर मतलब हाफ, यहाँ पे लेटरल है और यहाँ एंटीरियर है, तो दोनों ही हो जाएंगे। लेटरल पार्ट जो है उसके जो कॉलम होते हैं वो कंप्लीट जो है पोस्टीरियर पार्ट पे नहीं है, वो आगे वाली साइड में होता है, लेटरल वाला जो आगे की तरफ हो, इसलिए वो एंटीरियर के साथ ही है, एंटीरियर लेटरल बहुत आर टुगेदर एक ही साथ है वो। यहाँ पे जब मैंने पहली बार कहीं पढ़ा था, तो वहां पे हमारे एक मास्टर जी थे, उन्होंने वो एक ही चीज पढ़ाई थी नर्वस सिस्टम में, बाकी क्या बोला था, आपको क्या क्या आता है, सर यही आता है, उसको तो छोड़ दो, आता है क्या, नहीं आता है सर, ये नहीं आता है, ये सब कल पढ़ के आना, वो भी आने लग जाएगा, और सिस्टम हो गया कंप्लीट। उन्होंने एक बोला था इस कोड के बारे में जो मुझे आज भी याद है, और उन्होंने क्या बोला था, आगे से पीईटी, पेट मोटा, पता नहीं क्या बताया था। अब ये क्या था, ए फॉर एंटीरियर, एंटीरियर जब डैमेज होगा तो सारे सेंसरी, सेंसरी में क्या क्या आएंगे, पी फॉर पोजीशन, पी फॉर पोजीशन, यहाँ लिखा था ना, आ गया, हाँ पोजीशन है ना, इसमें अच्छा वो लिखा ही नहीं है, इसको पूरा लिखो, फाइन टच कहाँ गया रे, इधर है, सॉरी मुझे कंफ्यूज करा रहे, पेन, टेम्परेचर एंड क्रूड टच, ये जो था हम इसकी बात करें, उन्होंने क्या बताया था, आगे से पेट मोटा, ऐसे कुछ था पता नहीं, सो पेन, टेम्परेचर एंड टच, और एम फॉर मोटर, और ये सेंसेस रिलेटेड थे, ऐसा था, आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ थिंग्स, ट्रिक व्रिक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और आपको बिल्कुल याद नहीं रखनी है, नहीं तो एग्जाम में मेरी तरह कंफ्यूज हो गए, ट्रिक आती है मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, पता नहीं क्या लिखा है था उन्होंने, तो ये ट्रिक व्रिक कुछ नहीं होता है, सारे कॉन्सेप्ट समझो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, आपका मिर्ची बड़े खाने का मन कर रहा होगा, हाँ अभी बारिश बहुत हो रही है, तो घर वैसे जा नहीं सकते हो, और मैं पहले छोड़ भी दूंगा तो जाके बाहर खड़े रहोगे, है कम हो गई, बारिश नहीं हो रही, आवाज आ रही है, तो ये क्या आवाज आ रहा है, मशीन हो रहा है, मैं तो खुश हो रहा हूँ कि बारिश हो रही है, फिर ठीक है, फिर मशीन चल रही तो चलने दो आगे। नेक्स्ट, लिख लिया। नेक्स्ट इज पोस्टीरियर कोर्ड सिंड्रोम, नहीं लिखा, अरे लिख लिया पीछे। नेक्स्ट, पता नहीं यस बोलते हैं नो सर बोलते हैं, मुझे यस पता नहीं, ये नो सर, ये नो, दोनों ही ले लो, योनो वाला। पोस्टीरियर, जब पोस्टीरियर की बात करेंगे तो ये पीछे वाला डैमेज हो गया, क्या लॉस होगा, क्या लॉस होगा, पोस्टीरियर जो डोर्सल कॉलम है उसके फंक्शन लॉस हो जाएंगे, डोर्सल कॉलम के फंक्शन फाइन टच, प्रेशर, वाइब्रेशन एंड प्रोप्रियोसेप्शन, एंड एंटीरियर कॉलम के फंक्शन नॉर्मल रहेंगे, गुड टच, पेन एंड टेम्परेचर। यहाँ पे मोटर भी क्या रहेगा, मोटर फंक्शन आर नॉर्मल और एबनॉर्मल, मोटर आगे वाला करता है, ये नॉर्मल रहेंगे, पीछे वाला सिर्फ सेंसरी होता है। सो यहाँ पे damage to the posterior part of the spinal cord, it is characterized by loss of fine touch, proprioception and pressure. Motor function with crude touch, temperature and pain sensation are remain intact like this.
देख लिया। लास्ट, लेटरल कोर्ड सिंड्रोम, द मोस्ट इंपोर्टेंट ब्राउन सिक्वार्ड सिंड्रोम और द लेटरल कोर्ड सिंड्रोम। तो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर को समझना आई थिंक बहुत इजी है आपके लिए, क्योंकि आपने पूरा अगर फंक्शन याद कर लिया तो उसको इंप्लीमेंट करना बिल्कुल सा डिफिकल्ट आपके लिए नहीं होगा। सबसे ज्यादा डिफिकल्टी आएगी वो आएगी अब लेटरल कोर्ड के अंदर। इंजरी एक साइड में होगा लेकिन लॉस दोनों साइड में होगा, सो वो समझना यहाँ पे इंपॉर्टेंट और उसको एग्जाम में इंप्लीमेंट करना भी इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में लेटरल कोर्ड सिंड्रोम का क्वेश्चन आता है तो रफ वर्क यूज करें, स्पाइनल कोड ड्रॉ करें और वहां पे दोनों फाइबर बना के आंसर दें, गलत नहीं होगा। ऐसे दिमाग लगा के किया तो आंसर गलत हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10-15 सेकंड एक्स्ट्रा लगेंगे, बट आंसर राइट होगा। सो सोच समझ के आंसर देना है कि किधर राइट वाले का क्या लॉस होगा, लेफ्ट वाले का क्या लॉस होगा। तो नेक्स्ट मूव करें, द लास्ट दैट इज द लेटरल कोर्ड सिंड्रोम और द ब्राउन सिक्वार्ड सिंड्रोम। दिस इज द लेटरल कोर्ड, देखेंगे दोनों तरफ ब्राउन इसको डार्क कर दिया, इधर भी लॉस हो गया, इधर भी लॉस हो गया, डैमेज एक ही साइड में है। सो लेटरल कोर्ड सिंड्रोम, इट इज आल्सो नोन एज ब्राउन सिक्वार्ड सिंड्रोम, एंड इसमें डैमेज होगा वो किधर होगा, वन साइड, लाइक इंजरी इज प्रेजेंट इन द राइट साइड, यहां पे डैमेज हुआ है, यहां पे डोर्सल कॉलम फाइबर सेम साइड में लॉस होगा एंड स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट विल लॉस इन द अपोजिट साइड, जो अपोजिट साइड वाला है वो लॉस होगा। सो अगर इंजरी किधर है, राइट साइड में है, द पर्सन विल लॉस द डोर्सल कॉलम फंक्शन व्हिच इज द फाइन टच, pressure, vibration and proprioception in the same side, and also loss crude touch pain and temperature in the opposite side, जो वर्ड यूज होता है ipsilateral and contralateral। सो दोनों तरफ से आपको यहाँ डैमेज देखने को मिलेगा। occurs due to the damage to the hemisection of the spinal cord, hemisection यानी हाफ डैमेज हो गया। sensory loss characterized by ipsilateral, what is ipsilateral, same side में कौन सा फाइबर, dorsal column fiber, so dorsal column fiber loss of fine touch, pressure and proprioception, and contralaterally loss of crude touch pain and टेम्परेचर, जो अपोजिट साइड होगा उधर क्या लॉस होगा, क्रूड टच पेन एंड टेम्परेचर। तो याद रखें जिस साइड की इंजरी दी है उधर डोर्सल कॉलम के फंक्शन लॉस होंगे और जिस साइड में दी है उसके अपोजिट साइड में स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट के फंक्शन लॉस होंगे, ये सेंसरी लॉस है। एंड एज वी नो दैट हाफ ऑफ द एंटीरियर भी लॉस हुआ और यहाँ के मोटर भी लॉस होंगे, मोटर फंक्शन भी लॉस होंगे, एंड मोटर लॉस इज डिपेंड ऑन डैमेज ऑफ न्यूरॉन, अपर मोटर न्यूरॉन इज डैमेज और द लोअर मोटर न्यूरॉन इज डैमेज। अपर मोटर लोअर मोटर पता है, यस, इप्सिलेटरल एंड कॉन्ट्रोलेटरल, क्लियर है, और मीनिंग समझ में आ गया इनका। इप्सिलेटरल सेम साइड में, नहीं पता है भूल जाओ तो लिख दो इप्सिलेटरल यानी सेम साइड, कॉन्ट्रालेटरल यानी अपोजिट साइड। मोटर फंक्शन की बात करें, अपर मोटर न्यूरॉन एंड लोअर मोटर न्यूरॉन दोनों में डैमेज आपको मिलेगा, तो अलग सिम्टम आएंगे, एक डैमेज होगा तो अलग सिम्टम आएंगे। देखते हैं दोनों के बारे में, मोटर न्यूरॉन में अपर मोटर क्या करता है, लोअर मोटर क्या करता है। घर जाना है और पूरा जो हमने स्टार्टिंग में बनाए थे वो सारे बना के क्या करने, आपको इंप्लीमेंट करना है, देखना है, ताकि समझ में आएगा और भूलोगे नहीं कभी। देख लिए, और टेस्ट में एमसीक्यू भी आएंगे इसके स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के, तो पढ़ के आना है अच्छे से। लिख लिया ये, नेक्स्ट वो करें, नेक्स्ट आगे वाले नहीं लिखा उधर अभी, लिख लिया, नेक्स्ट मोटर फंक्शन की बात करें तो वी हैव टू टाइप ऑफ न्यूरॉन, द न्यूरॉन व्हिच इज प्रेजेंट फ्रॉम पेरिफेरल टू द स्पाइनल कॉर्ड, ये स्पाइनल कॉर्ड। सो ये जो न्यूरॉन है इसकी बात करें, ये होता है लोअर मोटर न्यूरॉन, लोअर मोटर न्यूरॉन, एंड द न्यूरॉन व्हिच इज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू द ब्रेन, दिस इज नोन एज अपर मोटर न्यूरॉन। मैंने पहले भी बताया था, याद रखने के लिए, ये पिताजी है और ये क्या है, बदमाश सन, बेटा। पिताजी है तब तक कंट्रोल में रहेगा, पिताजी नहीं रहे ये अनकंट्रोल हो जाएगा, हो जाता है। पिताजी ने जोधपुर भेज दिया फिर पागल हो गया यहाँ के, पता नहीं मस्ती मजे फुल। सो वही यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है, इफ द अपर मोटर न्यूरॉन इज डैमेज, मतलब पिताजी नहीं रहे, और पिताजी नहीं रहे तो ये भाई साहब क्या हो जाएंगे, अनकंट्रोल्ड। पर्सन विल हैव एक्सेसिव मसल टोन इंक्रीज, मसल टोन, पावर, सब कुछ बढ़ेगा, रिफ्लेक्सेस विल इंक्रीज, हाइपर रिफ्लेक्सिया, पर्सन विल हैव स्पास्टिक पैरालिसिस, स्पास्टिक पैरालिसिस, जब क्या डैमेज होगा, अपर मोटर न्यूरॉन डैमेज होगा। एंड पिताजी तो ठीक है पर डैमेज कौन हो गया, ये भाई साहब, तो जब यही नहीं है तो फिर क्या बचेगा, तो सब कुछ क्या हो जाएगा, डिक्रीज, मसल टोन रिड्यूस, रिफ्लेक्स रिड्यूस, पावर विल रिड्यूस, एंड पर्सन विल हैव फ्लैसिड पैरालिसिस। स्पास्टिक पैरालिसिस मींस पर्सन इज अनएबल टू मूव द हैंड, एंड इफ यू आर ट्राइंग टू बेंड द हैंड, अगर आप उसको बेंड करने की कोशिश करें तो बेंड भी नहीं होगा, ऐसे टाइट हो जाएगा,
दिस इज स्पास्टिक पैरालिसिस, ना तो मैं मूव कर पा रहा हूं ना कोई दूसरा मूव कर सकता है. दिस इज नोन एज स्पास्टिक पैरालिसिस. इट इज अकर व्हेन अपर मोटर न्यूरॉन इज डैमेज. एंड फ्लैसिड पैरालिसिस मींस पर्सन तो मूव नहीं कर सकता और आप करेंगे तो ऐसे लिया ऊपर छोड़ेंगे वापस गिर जाएगा. वापस आपने ऊपर किया और छोड़ा ये गिर गया. दिस इज नोन एज फ्लैसिड पैरालिसिस. तो ये कब होगा? जब लोअर मोटर न्यूरॉन इंजरी होगा. एंड व्हेन बोथ आर प्रेजेंट, दोनों ही प्रेजेंट है, तो ये भी हो गया ये भी हो गया, तो दोनों के सिम्टम. भाई इसके साथ अगर ये दोनों डैमेज हो गए तो फिर सब कुछ जीरो हो जाएगा. मसल टोन जीरो, पावर सब कुछ जीरो, क्योंकि दोनों ही नहीं रहे तो कुछ नहीं रहेगा. तो इसमें ये सिम्टम आएंगे. अपर मोटर न्यूरॉन लीजन है तो हाइपरप्लेक्सिया, इंक्रीज टोन मास पावर एंड स्पास्टिक पैरालिसिस. इन लोअर मोटर न्यूरॉन, loss of muscle tone power, flaccid paralysis and areflexia. These are the various syndrome जो हमने बात किया. Anterior cord syndrome, posterior cord syndrome and lateral cord syndrome या Brown Sequard syndrome. Basically central cord syndrome में सिर्फ high end involve होता है, इसलिए कोई difficulty नहीं होती आपको आइडेंटिफिकेशन में. Anterior का आपको याद हो गया कि anterior के 3 फंक्शन लॉस होंगे, posterior के 3 फंक्शन लॉस होंगे, साइड का कोई रोल ही नहीं है, ना आगे राइट लेफ्ट का कोई रोल ही नहीं है. प्रॉब्लम किसमें आती है? लेटरल कोड में. इसलिए एमसीक्यू मोस्ट ऑफ द टाइम किससे आता है? लेटरल कोड या ब्राउन सिक्वाड से आता है. तो इसको एक बार अच्छे से समझना है घर जाके. यस, मूव करें. देख लिया? अपर मोटर न्यूरॉन है विच टाइप ऑफ पैरालिसिस? स्पास्टिक. एंड लोअर मोटर न्यूरॉन है तो फ्लैसिड पैरालिसिस. मीनिंग आ गया समझ में स्पास्टिक एंड फ्लैसिड का? नेक्स्ट, नेक्स्ट मूव करें. डायग्नोस्टिक. सो ये नहीं, कुछ नहीं है, ये तो बना दिया हमने, मैंने बना के दिखाया अभी. डायग्नोस करने के लिए कुछ नहीं करना है. न्यूरोलॉजी का एग्जामिनेशन, एक्सरे, सीटी, एमआरआई, ईसीजी, ईईजी, ईसीजी दोनों ईईजी. यहाँ पे पहला कौन सा टेस्ट करेंगे? सीटी स्कैन, टू रूल आउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी और स्पाइन में इंजरी हुआ नहीं हुआ. इसको आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले क्या करना है? सीटी स्कैन करना है. बाकी अदर डैमेज के लिए आप एक्सरे, एमआरआई, ईसीजी, ईईजी जो भी करना है सब कर सकते हैं. एरिथमिया को देखने के लिए ईसीजी, बाकी मेनली क्या है? ईईजी, इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी. स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन इंजरी है तो सबसे पहला टेस्ट जो रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन है वहां पे क्या करना है? सीटी स्कैन इज द फर्स्ट टेस्ट. नेक्स्ट. एंड इफ यू रिक्वायर्ड मोर डिटेल्ड पिक्चर्स, इफ यू रिक्वायर्ड मोर क्लियर एंड सॉफ्ट टिश्यू, जो अंदर डीप टिश्यू को भी आपको देखना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? फिर एमआरआई हम कर सकते हैं बाद में, बट प्राइमरी आपके पास क्या ऑप्शन है? सीटी स्कैन, जो इमीडिएट रिजल्ट देता है और आइडेंटिफिकेशन में आपकी हेल्प करेगा. नेक्स्ट, मैनेजमेंट क्या करोगे? सो मैनेजमेंट में जो कोज है उसको ट्रीट करो. बोन टूट गई तो उसको ठीक करो. इमरजेंसी मैनेजमेंट, इमरजेंसी में तो पहले क्या करना है? इमोबिलाइज करना है. नेक को तुरंत क्या करना है? इमोबिलाइज. सो इमोबिलाइजेशन ऑफ नेक. नेक को इमोबिलाइज करने के लिए आप सर्वाइकल कॉलर लगा सकते हैं. सर्वाइकल कॉलर. उसके साथ साथ में हॉस्पिटल में है तो आप क्या लगा सकते हैं? हेलो ट्रैक्शन जैकेट आता है, पहना देंगे और ट्रैक्शन लगा देंगे. हेलो ट्रैक्शन. सो हेलो ट्रैक्शन और सर्वाइकल कॉलर. log roll method is used to shift the patient from one place to one bed or one part to another bed पे शिफ्ट करना है तो कौन सा मेथड आपको यूज करना है? log roll. रिक्वायर्ड एटलीस्ट 4 पर्सन मिनिमम. पर्सन को ऐसे चारों, एक हेड पे, एक फुट पे, दो सेंटर में, और ऐसे घुमाते हुए एक बेड से दूसरे बेड पे लेना है. बेसिकली आपको स्पाइनल कोड को हाइपर एक्सटेंड नहीं करना है. अगर आप ऐसे उठाएंगे तो हाइपर एक्सटेंड, सी से बनेगा, हाइपर एक्सटेंशन होगा और उससे प्रॉब्लम बढ़ सकती है. तो उसको सीधा सीधा घुमाते हुए लॉग रोल करते हुए लेके जाना है. दिस इज नॉन एज लॉग रोल मेथड. सो इमोबिलाइजेशन ऑफ नेक एंड यूज ऑफ लॉग रोल मेथड. क्या? लॉग रोल मेथड सिंपली एक पर्सन हेड एंड को होल्ड करेगा, हेड को सीधा रखेगा. एक पर्सन लेग एंड पे होगा और दो पर्सन, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे. और फिर पर्सन को क्या करना है? सीधा ऐसे घुमाना है. उल्टा किया, फिर अगली वापस सीधा किया, ऐसे घुमाते हुए आपको शिफ्ट करना है. दिस इज नोन एज लॉग रोल मेथड. वो उस पर्सन का यही काम है कि आपको नेक को सीधा रखना है. एक पर्सन का इसलिए नेक दिया उसको, एक पर्सन को लेग इसलिए दिया कि घुमाना है, और दो पर्सन को ये पार्ट दिया कि आप घुमाएंगे पूरा. दिस इज नोन एज लॉग रोल मेथड. मिनिमम 4 चाहिए, बाकी ज्यादा है तो कोई इश्यू नहीं, आप 10-15 रख लो, कोई प्रॉब्लम. नेक्स्ट, मेडिकल मैनेजमेंट. एक्यूट फेज है. आवर प्राइमरी goal of management is to prevent the secondary injury because person is already suffering with primary injury. Primary injury तो हो गई, अब हमें किसको बचाना है? secondary injury को. और most of the time secondary injuries occur due to the inflammation or swelling, and उसको prevent करने के लिए हमें क्या करना है? वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग जो हम यहाँ यूज करते हैं वो है corticosteroid, जो हम यहाँ पे एंटी इंफ्लेमेटरी यूज करेंगे. सो मेन गोल इज टू प्रिवेंट द सेकेंडरी इंजरी. वी यूज द corticosteroid हाई डोज. किसके लिए? एंटी इंफ्लेमेटरी, इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए. एंटी इंफ्लेमेटरी. रेस्पिरेटरी थेरेपी इफ द सर्वाइकल पार्ट इज इन्वॉल्व. अगर सर्वाइकल रीजन इन्वॉल्व है, पेनिक नर्व इन्वॉल्व है, तो आपको रेस्पिरेटरी मैनेजमेंट भी रखना है और पेशेंट को एडिक्वेट रेस्पिरेशन या मैकेनिकल वेंटिलेशन रिक्वायर्ड तो प्रोवाइड करना है. इफ द बोन इज फ्रैक्चर्ड देन इंटरनल फिक्सेशन या फिर एक्सटर्नल फिक्सेशन जो भी करना है, सीआरआईएफ, क्लोज रिडक्शन, इंटरनल फिक्सेशन या एक्सटर्नल वाला फिक्सेशन वो स्क्रू लगा के फिक्स करेंगे ऑर्थोपेडिक्स और न्यूरोसर्जन.
एंड द लास्ट वन इज सर्वाइकल कोलर और हेलो ट्रैक्शन। सो सर्वाइकल कोलर और हेलो ट्रैक्शन क्या है उसको भी हम देख लेते हैं। इमेज दिखा देता हूं मैं, ये हेलो ट्रैक्शन कैसा होता है, और इसका एक क्वेश्चन मैं आई थिंक ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूं आपको। हेलो ट्रैक्शन के अंदर इफ यू आर गोइंग फॉर अ सीटी स्कैन एंड टेक्नीशियन इज आस्किंग यू कि सीटी स्कैन करे तो आपको इसको जो रोड है उसको ओपन करना है, दो रोड को, आगे वाली या पीछे वाली, किसी दो को, किसको ओपन करेंगे? बताया ना पहले ही मैंने। चार अभी मैं पिक्चर दिखाता हूं, उसके बाद पूछता हूं, ये लिख लिया? हटा दे। प्राइमरी गोल फिर इंजरीज प्रिवेंशन ऑफ सेकेंडरी इंजरी, और उसके लिए हम कौन सी ड्रग यूज करेंगे? कॉर्टिकोस्टेरॉइड, डेक्सामेथासोन, प्रेडनिसोलोन, जो भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड है। रेस्पिरेटरी थेरेपी में मैकेनिकल वेंटिलेशन के साथ जा सकते हैं, स्केलेटल फ्रैक्चर रिडक्शन, सर्वाइकल कोलर या हेलो ट्रैक्शन। हेलो ट्रैक्शन दिखा दे। लास्ट स्लाइड। दिस इज द लास्ट पिक्चर ऑफ दिस नर्वस सिस्टम हेलो ट्रैक्शन। सो ये जो है जैकेट होता है इस तरह का, एंड दीज आर द फोर रोड्स 1 2 3 एंड 4। यहां दिख रही है 2 एंड 2। सो व्हेनेवर यू आर गोइंग फॉर सिटी स्कैन और रेडियोलॉजिकल स्कैनिंग, अगर रेडियोलॉजिस्ट क्वेश्चन था ये कि आपसे पूछा कि आपको दो रोड निकालनी है, आगे या पीछे वाली, तो आप किसको ओपन करेंगे? तो वी विल गो फॉर जो आगे वाली फ्रंट वाली टू रोड से वो निकालेंगे, पीछे वाली रहेगी तो नेक बेंड नहीं होगा। आगे वाली पेशेंट सीधा सोएगा तो नेक जो है पीछे जाने के चांसेस है बेंड होने के, तो अगर पीछे रोड्स रहेगी तो बेंड नहीं होगा, सीधा रहेगा, और उससे क्या बेनिफिट है कि प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए आपको रिमूव करनी तो किसको करेंगे? हेड। इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड द नर्वस सिस्टम, कल वापस आप पढ़ के आए और पूछ सकते हैं, कल हम स्टार्ट करेंगे नए सिस्टम के साथ में। थैंक